नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आरओ के बिल्कुल नए पैटर्न की टेस्ट सीरीज है ये। नए पैटर्न के हिसाब से 200 क्वेश्चन आएंगे, एक ही पेपर होगा, एक बार में ही करना होगा। ठीक है, 140 पहले जीएस करेंगे, 60 हिंदी करेंगे, पहले ही अलग अलग होता था। ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से है। ठीक है, इसको आप पूरा जो है एक बार देखें, अटेम्प्ट करें। और आरओ का जो ये वाली वैकेंसी है, इसमें 11 लाख लोगों ने जो है फॉर्म भरा है। आरओ का एग्जाम टफ हो सकता है, जैसा 11 फरवरी में पेपर आया था जो लीक हो गया था। इससे पहले आरओ 2021 का आया, अभी यूपीपीसीएस 2024 का प्री हुआ। इसका सिंपल मतलब यह है, यूपीपीएससी आयोग का सीधा सीधा मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए, जो भी यूपीपीएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कि भाई अगर अब आपको यूपीपीएससी आयोग के कोई भी एग्जाम में सिलेक्ट होना है तो एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस प्लस लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से ही तैयारी करके सिलेक्ट हुआ जा सकता है। अभी आरओ में जितने दिन बचे हुए हैं, 27 जुलाई को पेपर है, अभी भी अगर आप सिर्फ 3 चीजें कर ले तो आराम से आरओ का कट ऑफ निकल सकता है आपका। देखिए, प्री सबसे ज्यादा टफ स्टेज है। 11 लाख लोग जो है भरे हैं, 400 समथिंग सीटें हैं भाई। ज्यादा से ज्यादा 7-8 हजार से ज्यादा लोग आरओ के प्री में नहीं सिलेक्ट हो सकते हैं ये 11 लाख में से। तो अगर आपको सिलेक्ट होना है, कट ऑफ निकालने का टारगेट रखिए। प्री में सिर्फ कट ऑफ ही निकाला जाता है बस, और कट ऑफ आराम से अभी भी निकल सकता है। 3 चीजें करनी पड़ेंगी। क्या कि आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल जो दिया है हमने, उसको पढ़ डालिए। करीबन 900 पेज का है वो। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियोस जो दिए गए पेड ग्रुप में, उनको देख डालिए। पढ़ाई इससे करनी है आपको। और एससीएस का पेड क्विज और एससीएस की टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस अगर आप करें, जितने दिन बचे हुए हैं अभी, ये 3 चीजें अगर आप कर लें तो चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, लेंथी, फैक्चुअल, आप आराम से हर हाल में आरओ का जो ये एग्जाम होने वाला है 27 जुलाई को, उसमें कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। जो पहले पेपर हुआ था 2023 का, जो 11 फरवरी को, उसमें भी अगर आप देखें, पेपर लीक भले हुआ था लेकिन पेपर बहुत अच्छा बनाया गया था, और उसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से करीबन 160 क्वेश्चन आए थे। अभी यूपीपीसीएस 2024 का जो नया पैटर्न के हिसाब से एग्जाम हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के 150 में से जो है 120 क्वेश्चन आए हैं, जो कि कट ऑफ निकालने से बहुत ज्यादा है। तो आरओ के सीरियस एस्पिरेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए। ये नए पैटर्न की टेस्ट सीरीज आप जरूर लगाएं। और अगर जो कोई पेड ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकता है, स्ट्रिक्टली ज्वाइन करके उसको एग्जाम तक फॉलो करें। जो नहीं भी कर सकता है, यहां पे फ्री चैनल में हम कई सारी चीजें आपको दे रहे हैं। पीवाईक्यू के पापा दे दिए, टेस्ट सीरीज यहां से चालू हो रही है। ठीक है, इसके अलावा यूपी बजट, यूनियन बजट, मिसलेनियस पापा सब मिलेगा आपको। जून एंड से पहले सब मिल जाएगा। यूपी पीसीएस 2025 की बिल्कुल शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी के ग्रुप हमारे चल रहे हैं। 12 अक्टूबर को एग्जाम होने वाला है। उसमें अगर आपको प्री में, देखिए, चाहे आरओ चाहे पीसीएस हो, सिर्फ कट ऑफ आपको निकालना है। तो कट ऑफ अगर प्री में निकालना है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल से पढ़ लो। रिकॉर्डेड वीडियोस जो देंगे वो देख लेना। एससीएस पेड क्विज और टेस्ट सीरीज, इससे प्रैक्टिस कर लो। देखिए, एससीएस टेस्ट सीरीज और एससीएस पेड क्विज से अगर कोई इसी से प्रैक्टिस कर ले तो आपको करीबन 40 से 50% क्वेश्चन तो इसी से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखो। नमस्कार। आरओ में अब 200 क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल नए पैटर्न पे। जैसा पेपर आपका 27 जुलाई 2025 को आ सकता है, उसी पैटर्न पे पेपर प्रैक्टिस करने के लिए ये टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए। कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अपना स्कोर जरूर से जरूर कमेंट करके बताइए। फॉलो करते रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। ऑल द वेरी बेस्ट। तो यूपीपीएससी आरओ री एग्जाम प्रीलिम्स 2023-24 के लिए जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें हम आ गए हैं हमारे टेस्ट नंबर 12 पे। 200 नंबर का है। आप महत्वपूर्ण अनुदेश यहां से पढ़ सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही प्रिंटेड है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, आपको प्रैक्टिस भी रहेगी पढ़ने की। पहला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से किनके प्रयासों से फरवरी 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया था? किस किस के एफर्ट्स लगे थे इसमें, पूछ रहा है आपसे। गौरी शंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी, लाला लाजपत राय या मदन मोहन मालवीय? तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। तो इसमें 1, 2 और 4, लाला लाजपत राय इससे एसोसिएटेड नहीं थे। ठीक है, और 1919 तक आते आते एक ही साल में लगभग 450 से ज्यादा ब्रांचेस जो हैं बन गई थी उत्तर प्रदेश किसान सभा की। दूसरा, कौन यात्री था जिसके अनुसार पांडे राजवंश 365 ग्रामों का समूह था, ग्रुप था एक विलेजेस का, और हर विलेज को प्रतिदिन राजकोष हेतु निश्चित कर देना पड़ता था, एक फिक्स्ड टैक्स था जो पे करना पड़ता था? ऐसा किस ट्रैवलर ने कहा पांड्या डायनेस्टी के बारे में? फाहिन ने, इब्ने बतूता ने, हेकेटेशियस ने, या इनमें से किसी ने नहीं? तो इनमें से मेंशन नहीं है। वो ट्रैवलर था मेगास्थनीज।
जिसने ऐसा बोला था। ठीक है, मेगास्थनीज किसके कोर्ट में आया था सबसे पहले, आप मुझे कमेंट करके बताइए। थर्ड देखिए, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड कह रहा है। तो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशन दिए हुए हैं, कहां से हमने कौन सा फीचर बोरो किया है। जैसे अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, कनाडा से कॉन्करेंट समवर्ती सूची ली है, रूस से मौलिक कर्तव्य लिए हैं, भारत सरकार अधिनियम से लोक सेवा आयोग लिया है। गलत कौन सा हो गया इसमें, दूसरा गलत हो गया है। तो कॉन्करेंट लिस्ट जो समवर्ती सूची है ये हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ना कि कनाडा के। बाकी सब ठीक है, ये पूरी लिस्ट आप बीच बीच में रिवाइज करते रहिए। असर्शन और रीजन, बारदोली सत्याग्रह 1928 में वल्लभ भाई पटेल के लीडरशिप में स्टार्ट किया गया था। कपास की कीमतों में गिरावट के बावजूद ब्रिटिश सरकार ने बारदोली में राजस्व में 18% की वृद्धि की थी, रेवेन्यू इंक्रीज किया था 18% से। आंसर बताइए। तो ए सही है, लेकिन आर गलत हो गया। देखिए हुआ क्या था, 1928 का है, पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, बारदोली सत्याग्रह। कॉटन प्राइसेस में फॉल हो रहा था, फिर भी रेवेन्यू को 22% इंक्रीज कर दिया गया था। तो फार्मर्स के लिए क्या मतलब, उन्हें अपनी जमीन बेचनी पड़ी, लेकिन मंदी के कारण कोई खरीदार ही नहीं था। और फिर क्या होता है, इसकी कमान संभालते हैं जाके सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि किसान बहुत परेशान थे। कौन सा विकल्प गलत है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। ये कुछ इंस्टीट्यूट्स दिए हुए हैं और उनकी लोकेशन, तो आपको गलत बताना है, तो हम साथ में सॉल्व कर लेते हैं। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, जोधपुर में है, ठीक है ये। और आपका इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज कहाँ पे है, ये आपका गलत हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर मतलब बी हो गया, क्योंकि ये जो आपका है ये आपका हैदराबाद में है। और तीसरा सही है, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में। और डी आपका ये जियोफिजिक्स वाला है, ये भी याद रखना है आपको। चलिए सिक्स्थ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान गांधी जी ने बोला, गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं, गांधी मे डाई बट गांधीज्म कैन नॉट। कब बोला था उन्होंने ऐसा, तो 1931 में कराची अधिवेशन था, ध्यान दीजिएगा। यहीं पे पूर्ण स्वराज, गांधी इरविन पैक्ट, इनको भी एक्सेप्ट किया गया था। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अध्यक्ष भी आपको याद रखना है। सेवेंथ, भारत के प्रमुख ज्वालामुखियों में से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, कौन सा करेक्टली मैच्ड है। ये इंडियन वॉल्केनोस दिए हुए हैं। तो बैरन आइलैंड कहाँ है आपका, बैरन आइलैंड आप जानते हैं अंडमान में है, तो पहला तो हमारा गलत हो ही गया। नारकोंडम कहाँ पे है, ये अंडमान में है, तो हमारा आंसर बी हो गया। बारह टांग, आपका बारह टांग जो है, नाम अच्छा है, ये भी अंडमान में है। और धिनोधर हिल्स जो है ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है, इन घटनाओं पर विचार कीजिए और इनको क्रोनोलॉजी से, यानी कि कालानुक्रमिक क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कुछ एक्ट्स वगैरह दिए हुए हैं, कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट है, रोलेट एक्ट है, हिंदू महासभा का स्टैब्लिशमेंट है और लखनऊ समझौता। तो कुछ तो आसान है ही, सी हमारा सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये कैलकाटा कॉर्पोरेशन एक्ट 1899 का है, रोलेट एक्ट वेरी फेमस 1919 का, हिंदू महासभा 1915 किसने स्टैब्लिश की थी, मदन मोहन मालवीय जी ने। लखनऊ पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था 1916 में, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। रिवाइज करते रहिए साथ साथ, यहाँ पे आपका क्रम लगाने को आ गया तो पता होना चाहिए इस टाइम पे वाइसरॉय कौन थे, किसने इसको स्टैब्लिश किया, किसके बीच में था, कहाँ हुआ, ऐसे पुराना रिवाइज करते रहा करो। गलत विकल्प चुने। 2017 में कुंभ मेले को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जोड़ा गया है, यूनेस्कोस लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल। इंटेंजिबल वो चीज होती है जिसको आप छू नहीं सकते डायरेक्टली। 2016 में योग को इस लिस्ट में जोड़ा गया था और 2016 में नवरोज को जोड़ा गया था। आपको इनकरेक्ट बताना है, तो ये सभी सही है, याद रखना है आपको। दिसंबर 2024 में केंद्रीय कैबिनेट उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में 5 केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी गई थी। आपको बताना है इसमें से कौन सा शहर इसमें शामिल नहीं है, नॉट इंक्लूडेड, बताइए। तो लखनऊ नहीं है शामिल। ठीक है, 5 नए केंद्रीय विद्यालय अयोध्या, जौनपुर, कन्नौज, बिजनौर और महाराजगंज। ठीक है, तो अब टोटल केंद्रीय विद्यालय लगभग 127 हो जाएंगे। और यूपी हाईएस्ट स्टेट है, मतलब सबसे ज्यादा केंद्रीय विद्यालय कोई पूछे कहां पे है तो यूपी में है। मैच कीजिए फोक डांसेस, लोक नृत्य को उनके राज्यों से। पॉज कर लिया कीजिए और खुद से सॉल्व कर लीजिए, इस पे बी हो जाएगा आंसर। चारबा आपका हिमाचल प्रदेश का है, फिर आपका तरंग मेल गोवा का है, बगुरुम्बा आपका असम का है और डंडा जत्रा आपका उड़ीसा का है। मैचिंग है, फिर से मैच करना है आपको।
कुछ विद्रोह दिए हुए हैं और कुछ और चीजें दी हुई हैं, कुछ प्रॉपर, उनको आपको वाइसरॉय से मैच करना है। तो ये फिर आप पॉज कर सकते हैं और इनको मैच कर सकते हैं। तो ए है आंसर। देखिए आप, मोपला रिबेलियन हुआ था 1921 में, सबके ईयर पहले तो आपको पता होना चाहिए। तो ये टाइम पीरियड लॉर्ड रीडिंग का है। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी 1 अगस्त 1920 को। इस टाइम पे लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। और दीपावली डिक्लेरेशन था 1929 का, यस, लॉर्ड इरविन के टाइम पे। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन पता तो आपको सारे होने चाहिए, ये लॉर्ड विलिंगटन के टाइम का है। तो ईयर अगर पता है तो आप कर ले जाएंगे इसको। 13 देखिए, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच। पासेस दर्रे दिए हुए हैं और कंसर्न स्टेट या फिर ड्यूटी दिया हुआ है। बनिहाल दर्रा कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। देबसा पास कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। मुलिंगला कहाँ पे है, ये गलत हो गया, हमारा आंसर सी हो गया। मतलब कहाँ पे है बताइए, अरुणाचल प्रदेश में। और जलिप्ला आपका सिक्किम में है। 14 देखिए, 2011 के अंतिम जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या के आधार पे आपको निम्नलिखित 3 राज्यों को अवरोही क्रम में यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये प्लीज आप याद ही रखिए। किसकी बात हो रही थी, पॉपुलेशन की। लोएस्ट पॉपुलेशन की बात करेंगे तो सिक्किम, फिर मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश। उल्टा पूछ रहा है तो ऐसे हो गया अरेंज। गलत चुनना है आपको, इनकरेक्ट चुनना है। नमूना पंजीकरण प्रणाली आंकड़ा रिपोर्ट की बात हो रही है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम डेटा रिपोर्ट की। छत्तीसगढ़ जो है वहां पे सबसे अधिक मृत्यु दर है, मतलब मोर्टेलिटी रेट सबसे ज्यादा है। सेकंड हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट ओडिशा में है और थर्ड हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट आपका पंजाब में है। मृत्यु दर की बात हो रही है, टॉप 3 पूछ रहा है आपसे, कोई गलत नहीं है। तो आपके यहाँ पे टॉप 3 प्रिपेयर हो गए कि नहीं हो गए, क्या मोर्टेलिटी रेट का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पंजाब, ऐसे प्रिपेयर कर लिया करो। 16th, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस पर हावड़ा षड्यंत्र केस, हावड़ा कॉन्स्पिरेसी केस में मुकदमा 1910 में किस पे चलाया गया था? तो ये आपका जतेंद्र नाथ मुखर्जी पे चलाया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, इन्होंने डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट थे पुलिस के, शमशूल आलम नाम के, उनकी हत्या की थी, उसमें इनको मुकदमा इनके ऊपर चलाया गया था। 17, कौन सा कथन सही है? ये साल नहीं डिक्लेयर करता यूनाइटेड नेशंस अलग अलग, तो उनकी बात हो रही है। तो पहले आप पॉज कीजिए, देखिए और फिर आपको आंसर बताते हैं। तो आंसर आपका डी है। 2024 इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमिलिड्स, ये ठीक दिया हुआ है। फिर 23 अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष है, ये भी ठीक दिया हुआ है। 2022 आपका ईयर ऑफ ग्लास है, ये भी ठीक दिया हुआ है। 2021 आपका ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट था, ठीक है, शांति और विश्वास का वर्ष था। क्लियर? और स्वदेशी भाषाओं का वर्ष भी होगा कोई ना कोई, वो कौन सा है? 2019, 21 नहीं है। भारतीयों ने 19वीं सदी के उत्तरार्ध में 3 संगठनों का गठन किया था, इससे संबंधित कौन सा सही है बताना है। लंदन इंडिया कमेटी, लंदन इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो पहला और तीसरा सही है। क्यों? आपको पता होना चाहिए कब फॉर्म हुई थी। तो लंदन इंडिया कमेटी आपका ठीक दिया हुआ है, पुरुषोत्तम मुडालियर, 1862 की बात है ये। लंदन इंडिया सोसाइटी 1865 की बात है, और ये स्टैब्लिश की थी दादा भाई नौरोजी ने। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है आपकी, ये 1866 की है, ये स्टैब्लिश की थी दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया है। 19 देखेंगे, आपको बताना है कौन सा सही है। कुछ आर्टिकल दिए हुए हैं 352, 356, 360, मैच करने हैं आपको, मतलब सही है या नहीं ये बताना है। तो बिल्कुल ठीक है ये, ठीक है। 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 प्लस 4 करते जाओ, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल, और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये आपको पता होना चाहिए था। 20th देखेंगे, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, नॉट करेक्टली मैच्ड। भौगोलिक संकेत प्राप्त करने वाले उत्पाद, जीआई टैग, और कहाँ का वो है, ये आपको बताना है। तो कारचोबी कढ़ाई कहाँ का है? राजस्थान का। और उपड़ा जामदानी साड़ी कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। कणी के शॉल कहाँ के होते हैं? ये आपके घर में 100% आपके घर की महिला मेंबर के पास होगा, और खुद महिला है आप तो जरूर होगा। कणी का जो उल्टा करके देखना, उसको इलझता है कपड़ा बहुत, जम्मू कश्मीर का। और मशरू वीविंग कहाँ की है? ये आपका आंसर है, क्योंकि ये गुजरात की है। 21, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको क्रोनोलॉजी से आपको अरेंज करना है। ये कुछ युद्ध दिए हुए हैं, एंग्लो मराठा, एंग्लो सिख, एंग्लो मैसूर, एंग्लो अफगान। अब ये क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा होता है, अगर आपको नहीं याद है तो फंस सकते हैं इसमें आप, ठीक है जी। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर आपका
1775 से आप लिखिए 82 तक। एंग्लो सिख वॉर था 1845 से, ये काफी मिक्स क्वेश्चन है तो आपको टफ लग सकता है। 1846 एंग्लो मैसूर था 1767 से आपका 1769 तक। याद करते रहिए, जो यहाँ याद हो जाए बढ़िया, अदरवाइज आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। 1842 तक। 22 मैच करने आपको कंट्री और कैपिटल, बेसिक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है नॉर्मली इन एग्जाम्स में, तो आप देख सकते हैं। ए हो जाएगा आंसर। सेनेगल आपकी डकार, थोड़ा नाम विचित्र है। रवांडा किगाली, फिर पोलैंड वॉर्सो, और मॉरिशस पोर्ट लुई। द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध बताना है आपको किस संधि पे हस्ताक्षर किए गए थे, या तो पूछेगा कब हुआ, कौन जीता कौन हारा, कौन सी संधि हुई थी। तो बेसन, ट्रीटी ऑफ बेसन साइन हुई थी यहाँ पे। और आपका कौन सा ईयर था ट्रीटी ऑफ बेसन का, था 1802। ठीक है। 24 चंद्रगुप्त द्वितीय के सांची अभिलेख की बात हो रही है, में पंचमंडली का उल्लेख मिलता है। क्या होता है पंचमंडली, मतलब क्या है पंचमंडली का? देखिए इसमें से कोई नहीं है, आपको लगेगा 5 विलेजेस, ऐसा कुछ नहीं है। जो चंद्रगुप्त का ये जो अभिलेख है सांची इंस्क्रिप्शन, इसमें पंचमंडली की बात हुई। पंचमंडली मतलब आम पंचायत, कॉमन पंचायत, पंचों की मंडली। तो ये 5 मंडली से ग्रुप ऑफ 5 विलेजेस नहीं। 25 अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। द्वारकानाथ दास ने 1907 में कैलिफोर्निया में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का उद्देश्य क्या था? जो भारत में रह रहे गरीब किसान है उनकी आय पर लगाए गए करों को समाप्त करना, अबॉलिश करना, जो टैक्सेस इंपोज किए जाते थे। ठीक है, आर ए सही है, आर गलत है। क्यों? देखिए द्वारकानाथ दास जो थे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडियन थे जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रह रहे थे। वहां पे उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की कैलिफोर्निया में ही स्थापना की 1907 में। और उसके अगले साल उन्होंने एक न्यूज़पेपर निकालना स्टार्ट करा जिसका नाम था स्वतंत्र हिंदुस्तान। तो उस अखबार का जो पर्पस था वो ये था कि जितने भारतीय वहां रह रहे हैं उनके बीच क्रांतिकारी विचार का प्रसार करना। ये सब कुछ नहीं था उस टाइम पे, लेना देना सिर्फ ये था कि नेशनलिज्म की भावना ज्यादा से ज्यादा भारतीयों के अंदर जगाई जाए। 26 द्वितीय दिल्ली दरबार, सेकंड दिल्ली दरबार की बात हो रही है, आपको बताना है कौन सा सही है। इस टाइम पे जो वाइसरॉय थे वो लॉर्ड कर्जन थे। 1904 में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें बादशाह एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी की घोषणा की गई थी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है दूसरा, सेकंड सही है बिल्कुल। ऑर्गेनाइज किया गया था ये 1903 में। ईयर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 27 अकबर द्वारा फसली संवत करके एक स्टार्ट किया गया था, साल पूछ रहा है आपसे, तो ये साल आप एज इट इज याद कर लीजिए, 1583। इसको इलाही संवत भी कहते हैं, इलाही संवत। 28 कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है। तो ये रामसार स्थल दिए हुए हैं, कौन सा कहां पे लोकेटेड है ये पूछ रहा है, तो साथ में सॉल्व करते हैं। भारत में सबसे उत्तरी रामसार स्थल मतलब नदरन मोस्ट कौन सा है? सुरिनसर नहीं, वूलर है, वूलर। तो हमारा आंसर ही हो गया है ए। बाकी ठीक है, सबसे पूर्वी लोकटक है, और सबसे पश्चिमी नाल सरोवर है, सबसे दक्षिणी अष्टमुडी है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट याद होने चाहिए। 29 1880 में रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में एक कमीशन स्थापित हुआ था, फैमिन कमीशन मतलब अकाल आयोग। कौन वाइसरॉय थे ये पूछ रहा है, तो लॉर्ड लिटन का ये टाइम पीरियड था। 30 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड। ये कुछ बीमारियां दी हुई हैं और वो किसकी कमी से होती हैं। गॉइटर किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। क्वाशियोरकर ये प्रोटीन की कमी से होता है, बच्चों में होता है ज्यादातर रोग, तो आपका आंसर बी है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, मधुमेह यानी कि डायबिटीज इंसुलिन की कमी से, शुगर जिसको कहते हैं। 31 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड। ये आपको कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दिए हुए हैं और उनका हेडक्वार्टर पूछ रहा है। तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स बेसल स्विट्जरलैंड में है, बिल्कुल ठीक है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है आपका मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल कहां पे है? कनाडा। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ग्लैंड स्विट्जरलैंड। यूनेप यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम नैरोबी कीनिया। 32 देखिए, इन कथनों पर विचार कीजिए और इनको आपको क्रोनोलॉजी से अरेंज करना है। तो पॉज कीजिए, इसको पढ़िए और फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी है इसका आंसर। 1 2 3 4 मतलब ये अरेंज्ड हैं। कैसे?
तो आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले वीडी सावरकर हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट बने थे 1938 में। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ? सुभाष चंद्र बोस ने किया था 1939 में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 में। आजाद हिंद फौज कब बनी? सिंगापुर में बनी थी 1943 में। 33 निम्नलिखित में से कौन सा विभाग एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था? इनमें से कौन सा बनाया था बताइए? तो दीवाने सियासत बनाया था। दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात, ये दोनों किसने बनाए थे? ये बनाए थे आपके एफएसटी ने, फिरोज शाह तुगलक। 34 निम्नलिखित में से किसने मैला आंचल नाम की एक नॉवल लिखा है? किसका नॉवल है मैला आंचल? तो ये है आपका फणीश्वर नाथ रेणु का नॉवल। 35 खलीमपुर नालंदा भागलपुर अभिलेख निम्नलिखित में से किस डायनेस्टी से, किस राजवंश से संबंधित है? खलीमपुर नालंदा भागलपुर, ये आपका सी हो जाएगा, पाल डायनेस्टी से ये संबंधित है। 36 देखेंगे कौन सा नहीं है सही सुमेलित? उद्योग और उससे संबंधित जिला दिया हुआ है। तो पीतल की मूर्तियां कहाँ की फेमस है बताइए आप? मथुरा की, ठीक है। बेंत की छड़ियां बरेली की। मिट्टी के खिलौने आगरा के। लकड़ी पर नक्काशी ये शाहजहांपुर नहीं सहारनपुर का है। कोई सहारनपुर से देख रहा है तो वो जरूर कमेंट कर सकता है, ठीक है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। 37 पश्चिम भारत में पुर्तगालियों द्वारा खोली गई फैक्ट्रियों के संबंध में आपको मैचिंग करनी है। कौन से वर्ष में कहां खोली गई थी? थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन। ए है इसका आंसर। तो आप देख सकते हैं 1531 में खोली गई चाउल में, 1532 में दीव में, 1534 में सालसेट में, और फिर 36 में खोली गई क्रैगनूर में। 38 निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको क्रोनोलॉजी में आपको अरेंज करना है। कुछ प्रोग्राम्स दिए हुए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। सामुदायिक विकास कार्यक्रम सीडीपी, फिर सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ये बड़े फेमस है, रिपीट होते हैं, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे डाला गया है। सी हो जाएगा, देख लीजिए। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 का है। ड्रॉट एरिया वाला 1973 का है। फिर मिनिमम नीड्स 1974 का है, और इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट है आपका 1978 का। फिर से आपको मैचिंग करनी है। कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स दी हुई हैं और आपको बताना है वो कहां पे लोकेटेड है। साइट्स प्लस देयर स्टेट। पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। तो आंसर डी है आपका देसालपुर, ये गुजरात में है। ये आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था, यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन आ चुका है। देसालपुर कहां पे है? सनौली आपका यूपी, कुनाल आपका हरियाणा, और करणपुरा आपका राजस्थान। इंपॉर्टेंट है साइट्स और संबंधित राज्य। 40 निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? मतलब वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा है बताइए? तो कोबालामाइन है। कोबालामाइन कौन सा विटामिन होता है? विटामिन B12। कैल्सिफेरॉल डी है। टोकोफेरॉल कौन सा होता है आपका? ई है, फैट सॉल्युबल होता है ये। और आपका फाइटोनाडियोन फैट सॉल्युबल होता है, विटामिन के। सबके साइंटिफिक नाम दिए हुए हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 41 सतवाहन शासकों द्वारा मूर्तिकला की किस शैली को संरक्षण दिया गया था? विच स्टाइल ऑफ स्कल्पचर वाज गिवन पैट्रोनेज बाय सतवाहन रूलर्स? मतलब वो किसको अच्छा मानते थे, मतलब उनको पसंद था तो उन्होंने संरक्षण दिया। तो ये दिया था अमरावती शैली को, ठीक है। और गांधार को प्रोटेक्शन या पैट्रोनेज था कुशन रूलर्स का। फिर मथुरा वालों को भी कुशन का था। 42 वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक इंपॉर्टेंट है, इनकरेक्ट बताना है। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2024 के बारे में। इस रिपोर्ट के अनुसार लगभग 2.1 बिलियन लोग गंभीर बहुआयामी गरीबी से गुजर रहे हैं। ये जो रिपोर्ट है ये यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड गरीबी मानव विकास पहल के तहत जो है प्रकाशित की जाती है। रिपोर्ट के अनुसार संघर्ष से प्रभावित देशों में सभी 10 एमपीआई संकेतकों में महत्वपूर्ण अधिक वंचना दिखाई देती है। मतलब हायर डेप्रिवेशन दिखाई जा रहा है ऑल 10 एमआईपी इंडिकेटर्स में। 2024 की रिपोर्ट का विषय संघर्ष के बीच गरीबी, पावर्टी अमिडस्ट कॉन्फ्लिक्ट। थीम भी आपको पता होनी चाहिए ना। तो गलत तो पहला हो गया आपका। इसके अनुसार जो रिपोर्ट ने जो बात करी है वो बात की है कि 1.1 बिलियन लोग हैं जो किसी ना किसी प्रकार की सीवियर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के तहत जी रहे हैं। 43 उदंतपुरी विश्वविद्यालय जो बिहार राज्य में है वो किस राजवंश के शासनकाल के टाइम पे बनाया गया था? तो पाल वंश के टाइम पे बना था ये। गोपाल वन थे राजा, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री होता था, और फिर उसको बख्तियार खलजी ने डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। 44
प्रारूप समिति में डीपी खेतान में 1948 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनकी जगह किसको चुना गया था? तो इसमें से कोई नहीं है। टीटी कृष्णमाचारी को ने डीपी खेतान का स्थान लिया था। ठीक है, तो इसमें से वो कोई नहीं है। अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आप जानते होंगे। मैच कीजिए फोक म्यूजिक और स्टेट दिया हुआ है। पॉज कीजिए इन वाले क्वेश्चंस पे और सॉल्व कीजिए इसको खुद से। सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो वनावन आपका जम्मू कश्मीर का है, पनिहारी तो बहुत फेमस अब तक कई बार आ चुका राजस्थान का, कोंगजोम परबा मणिपुर और मांडो आपका गोवा। हाँ जी, 46th सही चुनना है आपको, करेक्ट ऑप्शन। बात हो रही है लेटेस्ट मिनरल डेटा की, नवीनतम खनिज डेटा 2024 की। तो ये बोल रहा है भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक है और पश्चिम बंगाल का एपेटाइट भंडारण में रैंक 1 है। बताइए, तो सिर्फ सेकंड ही क्या आपका, फर्स्ट क्यों गलत हुआ? 6th लार्जेस्ट है, क्योंकि बॉक्साइट में रैंक 6th है, ध्यान दीजिएगा। जो भी आए टेस्ट में कम से कम वो तो पढ़ के ही जाना। 47 निम्नलिखित में से कौन सा निकाय एक संविधिक निकाय नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये पूछ रहा है। ये बताइए कौन सा नहीं है। तो आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट नहीं है, बाकी स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं। ठीक है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 48 यूपी की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन वाला कौन सा है? कहां पे है सबसे ज्यादा शहरी लोग? गाजियाबाद में। 49 किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का माहे जिला 2011 के अंतिम जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार उच्चतम लिंगानुपात वाला जिला था? तो किसका है? तो ये आपका हो जाएगा गोवा। ठीक है, तो सॉरी पुडुचेरी होगा, नॉट गोवा। माहे डिस्ट्रिक्ट पुडुचेरी का हाईएस्ट सेक्स रेशियो था यहाँ पे 1176। पुडुचेरी कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है मैं आपको एक टेस्ट में बता चुकी हूँ। माहे और कौन कौन सी जगह हैं जरा बताइए मुझे कमेंट करके। 50 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? पटसन उद्योग के प्रमुख केंद्रों की बात हो रही है, जूट इंडस्ट्री के मेजर सेंटर्स की। तो बजबज आपका वेस्ट बंगाल, वेरी गुड, ठीक है ये। और बोबिली आपका आंध्र प्रदेश, दिस इज ऑल्सो राइट। कटिहार आपका बिहार, दिस इज ऑल्सो राइट। फिर बात आती है सहजनवा, ये गोरखपुर यूपी की बात है। ये गुजरात में कहां से जाएगी जूट इंडस्ट्री, आप ही बताओ मुझे, तो एलिमिनेशन से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। 51 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में आपको एनडीएमए के बारे में बताना है कौन सा सही है। इसका गठन 2005 में भारत सरकार ने एक कार्यकारी आदेश से किया था। एनडीएमए में एक अध्यक्ष हैं और अन्य सदस्य हैं जो 9 से ज्यादा नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री एनडीएमए के पदेन अध्यक्ष होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। बताइए कौन सा सही है? तीनों बिल्कुल ठीक है। 52 देखिए, निम्नलिखित में से गलत चुनना है आपको। ये फिर से अपडेटेड मिनरल डेटा की बात हो रही है। तो राजस्थान सबसे बड़ा चांदी उत्पादक है, कर्नाटका सेकंड पे है, और चांदी का दूसरा सबसे बड़ा भंडार कर्नाटक में है और तीसरा भंडार सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ में है। देखिए प्रोड्यूसर और भंडार दोनों में फर्क है, तो ये वाला क्वेश्चन आप ध्यान से सॉल्व करेंगे। तो ये डी गलत है आपका, इनकरेक्ट पूछ रहा है ना ये। हाँ, तो छत्तीसगढ़ में अगर प्रोडक्शन की बात करें सिल्वर में तो राजस्थान टॉप पे है, कर्नाटका सेकंड है। रिजर्व में राजस्थान है, कर्नाटका है सेकंड पे, फिर झारखंड है थर्ड पे, ना कि छत्तीसगढ़। 53 देखेंगे, यूपी बजट की बात हो रही है 2025-26 की, आपको गलत बताना है। बलिया और बलरामपुर में राज्य चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए क्रमशः 25 करोड़ और 27 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत 5.13 करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। अभी फिलहाल वर्तमान में 22,681 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित हैं और 4 नए एक्सप्रेसवेज के निर्माण के लिए 900 करोड़ रुपए जो हैं एलोकेट किए गए हैं। आंसर बताइए। ए हो जाएगा आपका गलत। ये जो प्रोविजन है ये उल्टा दिया हुआ है। जो स्टेट बलिया वाला है उसके लिए 27 करोड़ है और बलरामपुर 25। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? नॉट करेक्टली मैच्ड कह रहा है। तो ये बातें कहाँ की हो रही हैं? देखिए, पवनदूत काव्य किसका? धोई कवि। वासवदत्ता सुबंधु, कटनी माता दामोदर गुप्त और हयाग्रीवीवत मेंथा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये सारे बिल्कुल सही हैं, इसमें से कोई भी गलत नहीं है, तो आप इनको एक बार रीडिंग लगा सकते हैं।
ब्लू फ्लैग प्रमाणन पिछले टेस्ट में हमने करा था, कहाँ कौन देता है। अब देखिए यहाँ पे आएगा कौन सा सही है, मतलब इनमें से किस किस को मिला हुआ है। 5 बीच हैं ऐसे, तो देख सकते हैं आप, आंसर इसका बी हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। शिवराजपुर आपकी बीच है, एक तो द्वारका की, और पाडुबिद्री है कर्नाटका की, फिर आपकी ऋषिकोंडा बीच है आंध्र प्रदेश की, गोल्डन बीच है पुरी की, और एक और है राधानगर। ये तो मतलब दी हुई है इधर राधानगर बीच आपकी। देखिए राधानगर आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है, तो आंध्र प्रदेश की जो है मैंने आपको बता दिया। 56 किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर आधार पे किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। पिक्चर देखी होगी आपने, आर्टिकल 15, नहीं देखी है तो देखिएगा समय निकाल के। 57 इल्तुतमिश ने निम्नलिखित अभियानों को आपको कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी हो जाएगा। तो रांठमबोर का आपका 1226 का है, मंडावर कहाँ पे है, शिवालिक हिल्स में पड़ती है जगह, 1227, फिर ग्वालियर का 1232 एडी, और बामियान अफगानिस्तान का आपका 1236 एडी। 58 जवाहरलाल नेहरू ने 1919 में किस जिले में स्वतंत्र समाचार पत्र की शुरुआत की थी? इंडिपेंडेंट नाम का न्यूज़पेपर कहां से शुरू किया था? तो ये शुरू किया था आपका प्रयागराज से। 59 सही चुनना है आपको, करेक्ट ऑप्शन। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे। पहली बार ये दिवस 2009 में मनाया गया था। वर्ष 2024 का विषय है इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ टूल फॉर गुड गवर्नेंस। क्या हो जाएगा आंसर? फर्स्ट और थर्ड सही है। पहली बार जो ये गलत क्यों हुआ? पहली बार ये 2008 में मनाया गया था क्योंकि। 60 देखेंगे कौन सा कथन सही है, करेक्ट पूछ रहा है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम तुर्की सुल्तान नसरुद्दीन महमूद था, और अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी था, और सबसे बड़ा साम्राज्य एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक का था। सही है ये तीनों। 61 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? मानव शरीर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, कौन सा नहीं है सही बताना आपको। तो बताइए, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, लिवर है, बिल्कुल ठीक है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि है। सबसे बड़ी पेशी मसल कौन सी है? सबसे बड़ी ग्लूटेस मैक्सिमस। और सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है? यह है आपकी मोनोसाइट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। 62 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 सितंबर 2024 को चंद्र मिशन चंद्रयान 4 को पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह का अन्वेषण और अध्ययन करने के सरकार के दृष्टिकोण के तहत वीनस ऑर्बिटर मिशन के विकास को मंजूरी दे दी है। चंद्रयान 4 मिशन पर 2104.06 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें अंतरिक्ष यान विकास, 2 LM3 लॉन्च, डीप स्पेस नेटवर्क समर्थन और सत्यापन के लिए विशेष परीक्षण भी शामिल है। बताइए, तो सही है दोनों। संविधान सभा का क्वेश्चन आ गया। किस समिति की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी? आपको बेसिकली याद तो होना चाहिए मेन। तो ये संचालन समिति थी। यूनियन पावर्स के कौन थे? JL नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के कौन थे? सरदार पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी की बताइए, ये बताने की बात है। 64 अर्गट रोग, एर्गॉट डिजीज किससे संबंधित है? तो ये बाजरे का, मिलेट का एक लगने वाला मिलेट में रोग है। 65 भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान, इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है? रांची। 66 पशुओं में होने वाला निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित भोजन के कारण, कंटामिनेटेड फूड के कारण कौन सा रोग होता है पशुओं में? तो अफारा रोग, टिम्पनी करके एक रोग होता है जो इस कारण होता है। 67 कौन सा सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड? ये कुछ दिवस दिए हुए हैं, जैसे कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्टिंग कब मनाया जाता है? ये आपका 29 अगस्त। फिर नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त, हिमालय डे 10 सितंबर, वर्ल्ड हिंदी डे 14 सितंबर। नॉट मैच पूछ रहा है, सही से सी है। हिमालय डे मनाया जाता है एक्चुअली 9 सितंबर को। ठीक है, याद रखिएगा। 2014 में चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड के हरीश रावत थे, उन्होंने पहली बार ये दिन मनाया था 9 सितंबर को। 68 कौन सा सही नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड? ये गोवंशीय नस्लें हैं और कहाँ की हैं, बोवाइन ब्रीड्स दी हुई हैं कुछ। नहीं सही पूछ रहा है कौन सा है। तो बरगुर कहाँ की है? तमिलनाडु की है। कांगायम कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। खिल्लारी कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। और अमृत महल कहाँ की है?
बताइए। अमृत महल हलीकर आपकी कर्नाटका की हैं, तो आंसर डी हो जाएगा। 69 सूक्ष्म जीवों की ताप प्रतिरोधकता किस पीएच मान पे सबसे अधिक होगी? हीट रेजिस्टेंस जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की है हाईएस्ट किस पीएच वैल्यू पे होगी? तो 7 पे हाईएस्ट होगी। पूसा मेघदूत क्या है? पूसा मेघदूत किसकी बात हो रही है? लौकी है ये, बॉटल गार्ड। अब लौकी की सब्जी बने आपको के घर में तो आप बताइएगा कि वो पूसा मेघदूत है लौकी, ऐसे याद कीजिएगा। कौन सा कथन गलत है? इनकरेक्ट पूछ रहा है। अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा आयोजित 45th चेस ओलंपियाड 2024 इसका आयोजन बुडापेस्ट हंगरी में हुआ सितंबर में। ठीक है ये। इस ओलंपियाड में 195 देशों की 197 टीमें पुरुष वर्ग की थी और 181 देश की 183 टीमों ने हिस्सा लिया था महिला वर्ग में। भारतीय टीम में आपकी गैप्रिन कप बरकरार रखा जो ओपन और महिला वर्गों में सर्वश्रेष्ठ संयुक्त परिणाम के लिए प्रदान किया जाता है। तो ये सारे स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक हैं, इसमें से कोई गलत नहीं है। 72 जल की सबसे निचली सतह अर्थात कीचड़ में रहने वाले सूक्ष्मजीव क्या कहलाते हैं? जो ऑर्गेनिजम्स मड में रहते हैं उनको क्या कहते हैं आप? कुछ नहीं, कीचड़ में मिलने वाले है ना, उन्हें कहते हैं हम बेंथोस। सब हर एक का एक डेफिनेशन है, उनको हम कहते हैं बेंथोस, याद रखिएगा। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सबसे निचले स्तर पे मिलते हैं। बायोम आप जानते हैं क्या होता है? प्लांट्स और एनिमल्स के इकोसिस्टम का जो सम्मिलित एक रूप होता है उसे बायोम कहते हैं। और बोरियल क्या होता है? बोरियल होता है जहां पे 40% वेजिटेशन जो है इंडिया की वो एक्सटर्नल है, मतलब बाहर होंगे, ये मूल रूप से तिब्बत और चीन से संबंधित होंगे। जो पौधे मूल रूप से बाहर के आए हुए होंगे, बाहर से लाए गए, उनको बोरियल कहेंगे। वैसे बोरियल का मतलब जंगल से भी होता है। 73 गलत चुनना है आपको, इनकरेक्ट ऑप्शन। ये फिर से कुछ इंस्टीट्यूट्स दिए हुए हैं आपको बताना है कौन सा गलत है। तो बहुत ही फेमस है ये इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जत नगर रायबरेली में है, बरेली में सॉरी। तो ये गलत हो गया, आपका आंसर ए हो गया, बाकी सही है सब। केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान वाराणसी में, सारनाथ में है। रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी में है और राजीव गांधी राष्ट्रीय उड्डयन विश्वविद्यालय अमेठी में है। 74 राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किस संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु एवं सेवा कर परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया है? जीएसटी काउंसिल कौन से अमेंडमेंट से आई? 101st अमेंडमेंट से। 75 कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? नॉट करेक्टली मैच्ड। ये कुछ सर्वेक्षण दिए हुए हैं, आपको बताना है। बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता, ठीक है ये। जुओलॉजिकल सर्वे कोलकाता, सॉरी जुओलॉजिकल आंसर आपका बी हो गया। प्राणी सर्वेक्षण ये भी आपका कोलकाता का है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया बल्लभगढ़ और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट देहरादून, ये इंपॉर्टेंट है। जसवंत सिंह मारवाड़ का एकमात्र शासक था जिसका राज्याभिषेक मारवाड़ से बाहर शहर में हुआ था। कहां पे हुआ था? तो ये आगरा में हुआ था। 77 केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात हो रही है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और अन्य सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पे की जाती है। निम्नलिखित में से कौन इस 3 मेंबर कमेटी का सदस्य नहीं होता है? तो लोकसभा के विपक्ष नेता भी होते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री भी होते हैं, प्रधानमंत्री भी होते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा डी। 78 इनमें से किसने विवाह कर समाप्त किया था? बताइए, मैरिज टैक्स समाप्त किया था किसने किया था? एफएसटी ने। इसको कहते थे निकाही, इस कर का नाम था निकाही। 79 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है। तो कंपनीज दी हुई हैं, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी, साथ में सॉल्व करेंगे इसको। रेणुकूट में है सोनभद्र, ठीक है ये। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कोरबा छत्तीसगढ़ में है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड दामनजोड़ी करके जगह पड़ती है, कोरापुट उड़ीसा में, ठीक है ये। और मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी कहां पे है? ये मैट्यूर में मिलेगी आपको। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, तमिलनाडु में। 80 केंद्रीय बजट 2025-26 से, केंद्रीय यूपी का नहीं, यूनियन बजट की बात हो रही है। जल जीवन मिशन का विस्तार 2028 तक किया गया है। सामुद्रिक विकास निधि द्वारा 49% तक योगदान के साथ दीर्घकालिक वित्त पोषण के लिए 25,000 करोड़ रुपए का संग्रह किया जा रहा है। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड की बात हो रही है ये। बीमा क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की जो सीमा है एफडीआई जो है उसको 74 से अब 100% कर दिया है। ठीक है ये तीनों। 81 केंद्रीय बजट की बात हो रही है, इसमें परिव्यय के हिसाब से कौन सा अवरोही क्रम है? डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ रहा है आउटले का, किसको कितना मिला। तो आपको बेसिक वाला थोड़ा सा याद रखना पड़ता है।
तो ये ध्यान रख लेना, ये डिफेंस का ज्यादातर सबसे ज्यादा होता है, फिर रूरल डेवलपमेंट है, फिर होम मिनिस्ट्री, फिर एजुकेशन है। कितना है देखिए, ये नहीं कहूंगी मैं एग्जैक्ट याद करने को, पर ये थोड़ा सा क्रम याद रख लेना। 82 देखिए, उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में आपको गलत बताना है, कौन सा इनकरेक्ट पूछ रहा है। राज्य राजमार्गों के जो चौड़ीकरण होना है, वाइडनिंग स्ट्रेंथनिंग होनी है, उसके लिए 2900 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। राज्य सड़क निधि से सड़कों के अनुरक्षण के लिए 3000 करोड़ रुपए, और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा वर्ष 2024-25 में दिसंबर माह तक 37056 मिलियन यूनिट ताप विद्युत उत्पादन प्राप्त किया गया है। आंसर तो कोई गलत है ही नहीं इनमें से। 83 महारत्न के दर्जे से संबंधित आपको बताना विषम विकल्प, मतलब इसमें से कौन महारत्न नहीं है, सिंपल सी बात है। तो महारत्न कोल इंडिया बिल्कुल है, नेशनल एल्यूमिनियम बिल्कुल है, गेल इंडिया भी है, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी है, ये सभी हैं। ठीक है, नहीं इसमें से एक सेकंड सभी नहीं, ये नेशनल एल्यूमिनियम नाल्को जिसको हम कहते हैं, ये एक नवरत्न कंपनी है, नोट कीजिएगा इसमें। ठीक है, बाकी की महारत्न है। 84 जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने क्या डिस्कवर किया था, किस चीज का खोज की थी इसमें से? तो ये एक डायोड वॉल्व की इन्होंने खोज की थी, याद रखिएगा। 85 निम्नलिखित में से किसे स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट 1947 में वाणिज्य मंत्रालय, कॉमर्स का जो डिपार्टमेंट था वो किसको दिया गया था? तो ये CH भाभा को दिया गया था। ठीक है, सरदार बलदेव सिंह को डिफेंस दिया गया था, राजकुमारी अमृत कौर को हेल्थ दिया गया था, और कौन बचा? राफी अहमद किदवई, इनको कम्युनिकेशन दिया गया था। 86 उत्तर प्रदेश के किस शहर में जल्द ही संत रविदास संग्रहालय और संत कबीर संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा? कहां पे बनेंगे ये? वाराणसी में। 87 निम्नलिखित में से किसने 1872 में अशोक के रामपुरवा अभिलेख की खोज की थी, किसने डिस्कवर किया था? तो ये क्या था आपका ACL कार्यालय ने। 88 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है। कुछ आंदोलन दिए हुए हैं, आपको पता होना चाहिए। तो नवदान्य आंदोलन आपका 1987 का है, ठीक है। चिपको आपका 1973 का है। फिर आपका आता है साइलेंट वैली, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1973 का है ये भी। और अपीको आपका 1983 का है। ठीक है, एनवायरमेंट से रिलेटेड मूवमेंट्स हैं, तो आंसर आपका डी हो गया, नहीं सी, सॉरी डी तो हमारा ठीक है, सी हो गया आंसर। 89 अर्थशास्त्र में वर्णित निम्नलिखित में से किस अध्यक्ष को मौर्य प्रशासन में व्यापारिक मार्गों के प्रमुख के रूप में जाना जाता है, चीफ ऑफ ट्रेड रूट्स? तो ये होता था आपका संस्था अध्यक्ष। ठीक है, अकाराध्यक्ष होता था आपका खान विभाग वाला, और कुप्याध्यक्ष होता था आपका वन और उसकी संपदा वगैरह वाला, और सीताध्यक्ष कौन होता था? राजकीय कृषि विभाग वाला। 28 प्रेसिडेंट्स की बात की हुई है, इनको मैजिस्ट्रेट्स भी बोलते थे ग्रीक लोग, तो सब अलग अलग अपना काम करते थे। 90 पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के बारे में आपको बताना है, कौन सा नॉट करेक्ट है। इस प्रतियोगिता में भारत की ओर से 84 एथलीटों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में 3 नए खेल, पैरासाइक्लिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो भी शामिल किए गए। इंडिया को सबसे ज्यादा अब तक के गोल्ड मेडल मिले 7, और इंडियन आर्चर तीरंदाज हैं शीतल देवी, उन्होंने हिस्ट्री बनाई, इंडिया की यंगेस्ट पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट, गोल्ड जीता मिक्स्ड टीम इवेंट में राकेश के साथ। नॉट करेक्ट पूछ रहा है, डी हो जाएगा। इंडियन आर्चर शीतल देवी इंडिया की यंगेस्ट पैरालंपिक मेडलिस्ट, इन्होंने गोल्ड नहीं जीता है, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, ध्यान दीजिएगा। 91 अभिकथन और कारण, फिर से वाला क्वेश्चन आ गया, तो देखेंगे। मेसोपोटामिया के लोगों ने कपास के लिए सिंधु वर्ड यूज किया था, कॉटन के लिए, और सिंधु नदी के क्षेत्र से कपास के उत्पादन के साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। तो ये ठीक है बिल्कुल बात, ठीक है। और जो ग्रीक होते थे ना, वो सिंडोन यूज करते थे, एक ग्रीक वेरिएशन था इंडस का। 92 निम्नलिखित में से किन 2 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में रामसर स्थलों की संख्या समान है, नंबर ऑफ रामसर साइट सेम है? अब देखो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो देख लेते हैं कहाँ कितने हैं। जम्मू कश्मीर में आपके 5 हैं, आपको इनके नाम भी पता होने चाहिए। 6 हैं उड़ीसा में, MP में आपके 4 हैं, और गुजरात में 4 हैं। क्या हो जाएगा आंसर? सी। गढ़मुक्तेश्वर से प्राप्त अभिलेख में निम्नलिखित में से किसने स्वयं को खलीफा का सहायक, असिस्टेंट ऑफ द कैलिफ बताया था? तो ये गयासुद्दीन बलबन ने।
94। कौन सा विकल्प गलत है कह रहा है, इनकरेक्ट। लेक और कहाँ पे है, वो ताल दिए हुए हैं कुछ, तो देवरिया ताल कहाँ है, कन्नौज में। बेला सागर कहाँ पे है, महोबा में। बल्हापारा कहाँ पे है, ये गलत हो गया हमारा, ये कानपुर में है। मेरठ में तो देखिए हमारे को ताल वाल है नहीं ऐसा। औंधी ताल कहाँ पे है, वाराणसी में। तो उसी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि मैम ने बताया था मेरठ में नहीं है। दिल्ली के चारों कोनों में भोजपुर, पटियाली, कंपिल और जलाली में निम्नलिखित में से किसके द्वारा पहली बार 4 किलो का निर्माण करवाया गया था? तो ये बलबन ने करवाया था। 96 देखेंगे। 27 अगस्त 2024 को यूपी सरकार ने राज्य के 500 से अधिक संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी छात्रों को स्कॉलरशिप देने का निर्णय किया है। आपको स्कॉलरशिप के बारे में बताना है कौन सा सही है। 6th और 7th के बच्चों को 50 रुपए और 8वीं के बच्चों को हर महीने 75 रुपए मिलेंगे। 9-10 के बच्चों को 125 रुपए मिलेंगे, 11-12 को 175 रुपए मिलेंगे और सालाना 50,000 रुपए की जो आय सीमा है वो हटा दी गई है। तो कुछ खास तो नहीं इससे दिखाई दे रहा है, पर ठीक है, फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा आंसर। तो पहले जो स्टूडेंट्स थे पूर्व मध्यम के 9 से 10, उनको मंथली स्कॉलरशिप मिलती थी 50 की और 11-12 को मिलती थी 80 रुपए की। अब 9-10 वालों को 100 रुपए की मिलेगी, 9-10 वालों को 100 रुपए की मिलेगी और 11-12 वालों को 200 रुपए की मिलेगी, इसलिए गलत हुआ ये। 97 तारीख गुजीदा करके एक बुक है, उस पुस्तक में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन पहला स्वतंत्र शासक था जिसने स्वयं को सुल्तान की उपाधि से विभूषित किया था? तो महमूद गजनवी था। ठीक है, ये लिखी है हमद अल्लाह मुस्तफी कजवानी ने, तो बस ये कजवानी याद रखना, आप इतना बड़ा तो नहीं याद रख पाओगे, राइटर तो इसके ये हैं। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी बनाई गई थी, बताइए। मतलब जो कि आरआरबी से रिलेटेड कमेटी है, सिंपल क्वेश्चन ये है। ये तो ये भंडारी कमेटी है इससे रिलेटेड। ठीक है, उत्तर प्रदेश बोर्ड की व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में जो वोकेशनल एजुकेशन है यूपी की, उससे रिलेटेड आपको बताना है कौन सा सही है। यूपी बोर्ड ने मान्यता प्राप्त स्कूल कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा को शामिल करने की तैयारी कर रहे हैं। ये परिवर्तनकारी बदलाव जो एनईपी आई है ना, नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ जो आया है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, उसके तहत इसको लागू करने के प्रयास जारी हैं। इसका मुख्य उद्देश्य छात्र को कक्षा 9 में पहुंचने तक विभिन्न व्यावसायिक विषयों में महत्वपूर्ण कौशल प्रदान करना है। बताएंगे, पहला और दूसरा है। तो इसका जो उद्देश्य बेसिकली है, अगर हम देखें तो वोकेशनल क्लासेस अब लगेंगी आपकी 6th ऑनवर्ड्स। हाँ ठीक है, 6th ऑनवर्ड्स। और जो फिलहाल की बात है वो ये है कि जो यूपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त राज्य के स्कूल हैं वो कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने की यहाँ पे बात हो रही है। तो मतलब बाय द टाइम वो 9 क्लास तक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, इस सबसे इसका संबंध इतना नहीं है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड इंपॉर्टेंट स्किल्स। तो आपका मतलब 6th से ही शुरू हो जाए और फिर पूरा 12th क्लास तक ही वो जाए, सिर्फ 9th तक ही क्यों। सुरा रोग जो है, सुरा डिजीज, ये किसके कारण होता है ये पूछ रहा है। तो ये टेबिनस फ्लाई होती है, मक्खी होती है, उसके कारण ये रोग हो जाता है। इसमें से आपको गलत बताना है, इनकरेक्ट बताना है। पल्यूटेंट, प्रदूषक और उसका स्रोत क्या है ये बताइए। आप पॉज कर लिए कीजिए, इसको खुद से मन में सॉल्व करना है, मैं बार बार नहीं कहूंगी, और आपको फिर ऐसे आगे बढ़ना है। तो नाइट्रोजन के यौगिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन थर्मल प्लांट है। मीथेन आपका वेटलैंड से, ठीक है। सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑटोमोबाइल्स या मोटर वाहन जो भी। और सीएफसी आपका बताइए, पैडी फील्ड से तो मीथेन निकलता है, हमने करा तो था, ये फ्रिज हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर से निकलता है, तो डी हो जाएगा आंसर। 102 निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी दलहनी फसल है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है, फिक्स नहीं करती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। राजमा नहीं करता है, बाकी करते हैं, राजमा खाने में बढ़िया है बस। भारत निम्नलिखित में से किस रेशम का उत्पत्ति स्थल नहीं है, नॉट द प्लेस ऑफ ओरिजिन। तो देखिए मलबरी यहाँ का नहीं है, बाकी यहीं के हैं। मलबरी आपका आता है चाइना से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। यूपी का रामपुर जिला उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है, ये बिल्कुल सही बात है, मतलब पढ़ा होगा आपने डेफिनेटली। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्रीय जनसंख्या रिपोर्ट 2024 संयुक्त राष्ट्रीय जनसंख्या कोष द्वारा जारी की जाती है, ठीक है बात है ये भी। जनसंख्या की लाभांश के अंतर्गत 15 से 59 इयर्स की कार्यशील जनसंख्या, मतलब डेमोग्राफिक डिविडेंड में ना वर्किंग पॉपुलेशन का एज ये है, तो ये डी हो जाएगा इसका आंसर। ये सभी बिल्कुल
ठीक है, चलिए 105, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को, केमिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है? कौन करता है? कार की बैटरी करती है। टरबाइन क्या करता है? टरबाइन मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में करता है। और पवन चक्की क्या करती है? ये भी मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में करती है और डायनामो भी। ठीक है, 106, निम्नलिखित में से किसे सूक्ष्म जैविकी विज्ञान का जनक माना जाता है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो ये एंटोनी वैन लीवॉक, और ये बाकी भी कोई ना कोई फादर्स ही दिए हुए हैं। ठीक है, ये इम्यूनोलॉजी के फादर हैं, आप प्रतिरक्षा विज्ञान जिसको कहते हैं, ये बैक्टीरियोलॉजी के फादर हैं, जीवाणु विज्ञान के, और ये जेनेटिक्स के फादर हैं, अनुवंशिकी के। तो सब पापा ही हैं किसी ना किसी के। 107, नवीनतम खनिज डेटा रिपोर्ट 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नॉट करेक्ट पूछ रहा है अभी ये। तो ये कह रहा है क्रोमाइट के उत्पादन में टॉप पे कौन है? उड़ीसा है, ठीक है। कोयला के उत्पादन में दूसरा शीर्ष राज्य छत्तीसगढ़ है, ये भी ठीक है। और तांबा के उत्पादन में टॉप पे एमपी है, और जिप्सम के उत्पादन में टॉप पे गुजरात है, कह रहा है। नहीं, गुजरात नहीं है, राजस्थान है टॉप पे। ठीक है, गुजरात सेकंड पे है। 108, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कांच के साथ मिश्रित होकर कांच को चटक लाल रंग देता है, ब्राइट रेड कलर देता है कांच को? तो ये है आपका क्यूप्रस ऑक्साइड। ठीक है, मैंगनीज से लाल रंग मिलता है, रेड से ही लिख देते हैं। कोबाल्ट से आपका मिलता है डार्क ब्लू, ब्लू से ही लिख देते हैं। और सेलेनियम ऑक्साइड से आपका ऑरेंज रेड कलर मिलता है। अब पेन नहीं चेंज कर रहे। 109, डीटीपी वैक्सीन किस बीमारी का इंजेक्शन इसमें नहीं लगता है? ये पूछ रहा है। क्या होता है डीटीपी? डिप्थीरिया, टेटनस, पर्टुसिस। तो तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस के लिए कौन सी लगती है? बीसीजी। 110, कौन सा सही है? करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। दूरसंचार सचिव डॉक्टर नीरज मित्तल ने 19 जुलाई 2024 को आपका आईआईटीएम रिसर्च पार्क चेन्नई में 6G के लिए पारंपरिक और क्वांटम संचार पर उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। आरबीआई ने 19 जुलाई 2024 को व्हाइट लेबल एटीएम के लिए शुल्क संरचना की समीक्षा हेतु सुनील मेहता, इंडियन बैंक एसोसिएशन के सीईओ हैं, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है। तो ये दोनों बिल्कुल ठीक है। 111, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है? कौन सा डिवाइस काम करता है फेराडेज प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? तो ये करता है आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर काम। निम्नलिखित में से किस फसल में गुणसूत्रों की न्यूनतम संख्या है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम सबसे कम है। तो मटर में है सबसे कम, मटर में 14 ही होते हैं, लिख देते हैं। 24 होते हैं टमेटो में, 20 मेज में, मटर में 14, अनियंस में 16। 1 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इनमें से जो नीचे लिखे हुए हैं? बताइए। 0.27 किलोग्राम ऑफ कार्बन होता है ये, इतना। 114, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 23 जुलाई 2024 को स्वास्थ्य नगरम परियोजना के तहत टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए हैदराबाद में स्वास्थ्य नगरम मॉडल शुरू किया है? कहां पे हुआ है शुरू? तेलंगाना में। मैचिंग कीजिए आप सिल्क इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को उसके मेजर सेंटर से। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। कर्नाटका आपका है चन्नपटना, आंध्र प्रदेश है आपका नारायण पेट, पश्चिम बंगाल है आपका रघुनाथपुर, और पंजाब है होशियारपुर। 116 देखेंगे। उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे की बात हो रही है, हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन, इनकरेक्ट बताना है। जो ये पहला एक्सप्रेसवे है, ये उत्तर प्रदेश सरकार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को इस रूप में डेवलप कर रही है। 296 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे के किनारे 1700 हेक्टेयर जमीन पर यूपी का सबसे लंबा सोलर पार्क विकसित किया जाएगा। ये जो पार्क है रोजाना करीब 590 मेगावाट बिजली पैदा होगी। साथ में एक्सप्रेसवे के दोनों ओर जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए 30,000 से ज्यादा पौधे भी लगाए जाएंगे। तो सी गलत हो गया, ये आपके 25,000 लगेंगे पौधे, ना कि 30,000। अगस्त 2024 में यूपी सरकार ने कितने रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने की बात की है? अभी रिसेंट ये 8 की है। मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। ऐसे कासिमपुर हॉल्ट है, वो जायस सिटी हो जाएगा। ठीक है, जैस सिटी, जायस करके जो जगह है वो गुरु गोरखनाथ धाम हो जाएगा। मिसरौली माँ कालिका धाम हो जाएगा। बनी स्वामी परमाहंस हो जाएगा। निहालगढ़ महाराजा बिजली पासी हो जाएगा। अकबर
अखबारगंज माँ अहुरवा भवानी धाम हो जाएगा, वारसीगंज अमर शहीद भाले सुल्तान हो जाएगा, फुर्सतगंज तापेश्वर नाथ धाम हो जाएगा। वैसे इतना डिटेल नहीं पूछेगा, नंबर याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश कैरेबियन समुदाय, कैरिकॉम करके होता है ना, उसका 6th एसोसिएट मेंबर बन गया है? तो ये बना है कुराकाओ। ठीक है, ये डच कैरेबियन आइलैंड कंट्री है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 16 सितंबर 2024 को गुजरात में किन 2 शहरों के मध्य चलने वाली भारत की पहली वंदे भारत नमो भारत रैपिड रेल को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाई थी? तो ये भुज और अहमदाबाद के बीच की। 15 फरवरी 2025 को वाराणसी में काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण का जो उद्घाटन है वो किसने किया था? तो इन सभी ने किया था मिलके एकदम। ठीक है, पढ़ सकते हैं आप एक बार। इनका इस बार विजन था वन इंडिया एक्सीलेंट इंडिया। 121 देखेंगे कौन सा सही है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने लॉन्च किया है एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक इकोजिन। और केरला और बिहार के बाद ओडिशा कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी लगाने वाला तीसरा राज्य बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त 2024 को यूक्रेन की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की और यूक्रेन को 4 भीष्म भारत स्वास्थ्य सहयोग हित और मैत्री पहल क्यूब भेंट किए। याद रखिएगा, ये सही है सारे। 3 सितंबर 2024 को पूसा नई दिल्ली में निम्नलिखित में से किसने एग्रीश्योर फंड और कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ किया है? किसने किया है शुभारंभ, बताइए। तो ये श्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में आपको गलत बताना है। 16th फाइनेंस कमीशन की बात हो रही है यहाँ पे, गलत कौन सा है ये बताना है। 31 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति के अनुमोदन से संविधान के अनुच्छेद 280 क्लॉज 1 के अनुसरण में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया। आर्टिकल ध्यान रखना। इसके अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद पनागड़िया को तथा आयोग का सचिव श्री ऋत्विक रंजमन पांडे को नियुक्त किया गया। चेयरमैन कौन होंगे? मिस्टर ऋत्विक, प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद पनागड़िया, नाम सुना होगा आपने इनका पहले भी, चेयरमैन। और सेक्रेटरी कौन? मिस्टर ऋत्विक रंजमन। 16th फाइनेंस कमीशन से ये रिक्वेस्ट भी की गई है कि वो 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले 5 वर्षों की अवधि मतलब 2031 को कवर करते हुए 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी जो रिपोर्ट है वो फाइनलाइज करके दे दे। कोई गलत नहीं है, सब सही है। 124 देखेंगे, अभिकथन और कारण दिए हुए। दूरसंचार विभाग ने 18-19 जून 2024 को भारत प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में संगम डिजिटल ट्विन पहल करके एक पहला नेटवर्किंग कार्यक्रम आयोजित किया और इस कार्यक्रम में डिजिटल ट्विन सक्षम समाधानों के लिए व्यापक खाका प्रस्तुत किया गया, चुनौतियों का समाधान किया गया तथा विभिन्न क्षेत्रों में अभिनव डिजिटल समाधानों पर चर्चा की गई। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए है इसका आंसर। तो ये आपका फेब 2024 में अलग अलग जगहों पे, मतलब दिल्ली में भी हुआ था ऑर्गेनाइज और भी जगह पे ऑर्गेनाइज हुआ था। कौन सा कथन सही है, करेक्ट पूछ रहा है। एक मोबाइल ऐप है फ्लड वॉच करके, बाढ़ की स्थिति और पूर्वानुमान की तत्क्षण जानकारी के लिए केंद्रीय जल आयोग ने इसको लॉन्च किया है। फिर आपका worldatlas.com की नवीनतम रैंकिंग के अनुसार छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की गेवरा और कुसमुंडा कोयला खदानों को क्रमशः विश्व की दूसरी और चौथी सबसे बड़ी खदानों का दर्जा दिया गया है। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें से आपका? तो ये दोनों आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, आपका ना इसमें ए फॉल्स नहीं होगा, ये आपका ए हो जाएगा। एक बार 124 को फिर से देखेंगे, 124 का आंसर ए हो जाएगा ना कि डी। ठीक है, यहां पे ध्यान देना, इसका हमारा नन ऑफ द अबव हो जाएगा। ये अभी जो इनको सबमिट करने की बात होती है ना, EOI सबमिट करते हैं, वो सबमिट करने का अभी लेटेस्ट डेट दी हुई है और ये कई बार न्यूज में रहा है। तो ये न्यूज में आपका फेब से बना हुआ था। ठीक है, ऑर्गेनाइज हुआ ये जून। यहाँ पे करेक्शन है, प्लीज ठीक कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपका 125th में हमारे दोनों सही हैं। अभय मुद्रा के बारे में आपको बताना है कौन सा गलत है। अभय मुद्रा इनकरेक्ट कौन सा है? अभय मुद्रा भयरहित होने की मुद्रा है, फियरलेस मुद्रा। मतलब ये ऐसी मुद्रा है जो भय से मुक्ति और सुरक्षा की भावना का परिचायक है। इसमें दाएं हाथ को ऊपर की ओर करके हथेली की बाहर की ओर
और उंगलियों को सीधा दिखाया जाता है। ये सबसे प्राचीन मुद्राओं में से एक है। अभय मुद्रा सुरक्षा, संरक्षण, शांति और आश्वासन का प्रतीक है। अभय मुद्रा हिंदू, बौद्ध और जैन आदि धर्मों में प्रचलित है। कांग्रेस नेता विपक्ष राहुल गांधी ने 1 जुलाई 2024 को लोकसभा में अभय मुद्रा को लेकर बयान दिया था, आपने देखा होगा, तथा उन्होंने कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह को भी अभय मुद्रा की तरह ही बताया था। आंसर क्या है इसका? ये कह रहा है कौन सा इनकरेक्ट है, तो इसमें से कोई गलत नहीं। कौन सा कथन सही है, करेक्ट पूछ रहा है। निकारागुआ भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला विश्व का पहला स्पेनिश भाषी देश बन गया है, टू रिकॉग्नाइज इंडियन फार्मा स्टैंडर्ड्स। और इंडिया और निकारागुआ ने दवाइयों के विनियमन के क्षेत्र में सहयोग के बारे में फार्माकोपिया से संबंधित एक सहमति पत्र पर भी हस्ताक्षर किए हैं। तो ये भी आपका सी दोनों ठीक हो जाएंगे। ठीक है, अब ये आपके रीजनिंग के कुछ सवाल हैं, आप देख सकते हैं। इसमें मिसिंग नंबर जो होगा 850, फिर घूम फिर के आपका 8 हो जाएगा। 129 में आपको रॉन्ग बताना है कौन सा है इनमें से, तो वो आपका सी हो जाएगा 197। विषम चुनना है ऑड इसमें से, तो ये आपका JDEF हो जाएगा, मतलब इसकी जगह GDEF आना चाहिए था। ये कुछ शब्द दिए हैं, आपको डिक्शनरी में अरेंज करना है कि कौन सा शब्द जो है सेकंड में आएगा। अगर इनको हम डिक्शनरी में ढूंढे तो डेस्पोंडेंट आएगा सेकंड। ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले 5 और ठीक बाद में 9 है, तो आप काउंट कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। ऐसे 3 हैं। कौन सा शब्द चॉकलेट से नहीं बन सकता? चॉकलेट से आप इसमें से कौन सा नहीं बना सकते? तो कुक नहीं बना सकते, ठीक है, के नहीं है ना। मोतियाबिंद आंख से, कैटरैक्ट आई। निमोनिया किससे संबंधित है? लंग्स। एक गुप्त कोड में पर्पल को 720 लिखा जा रहा है। पर्पल में 6 डिजिट हैं, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 करो 720 आ जाएगा। ग्रीन में 5 है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 करो 120 आ जाएगा। कौन से मुगल शासक को इनमें से उनके कार्यकाल के अनुसार, अब देखिए ये आपका क्वेश्चन दोनों से रिलेटेड है, जीके से भी और इससे भी, बी हो जाएगा आपका। तो क्रोनोलॉजी देख लेते हैं। आलमगीर 2 1754 से 1759, शाह आलम 2 आपके 1760 से 1806, और अकबर 2 हैं आपके 1806 से 1837, और बहादुर शाह 2 हैं 1837। ये तो लास्ट है, ये तो फिर भी लग सकता था शायद 1857। आपको कितने त्रिभुज हैं, ट्राइंगल्स बताने हैं कितने हैं, काउंट कीजिए। 20 ट्राइंगल मिलने चाहिए आपको। नेशनल को मिरर इमेज में अगर देखेंगे तो कितने लेटर्स सेम दिखाई देंगे? तो 5 लेटर्स ऐसे हैं जो सेम दिखाई देंगे। कौन सा 3 से अलग है? टॉकिंग, वॉकिंग, स्लीपिंग, रनिंग। स्लीपिंग, बाकी में आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। निम्नलिखित समूह में से कौन सा एक अलग है? वरांगल, करीमनगर, पेड्डापल्ली, मल्लापुरम। तो मल्लापुरम अलग है। मल्लापुरम आपका केरला में है, बाकी कहाँ पे है? पता चल गया होगा, वरांगल से तेलंगाना में। तो आइए बिना देर किए 60 प्रश्नों का ये पूरा क्रम शुरू करते हैं। 10-10 के हिसाब से यहाँ पर आपके सिलेबस के 6 सेगमेंट को बांटा गया है। ठीक, तो यहाँ तद्भव तत्सम से आरंभ होता है। आमतौर पर हम लोग क्या करते थे, विलोम से शुरू करते थे, लेकिन यहाँ पर तत्सम तद्भव से आरंभ कर दिया है। कोई समस्या नहीं है, कुछ भी पहले आ सकता है। और ये भी संभव है कि इकट्ठे 10 एक जैसे प्रश्नों को देने की बजाय आयोग मिक्स करके दे दे। मतलब पूछने से तात्पर्य है, अब उसमें प्रश्नों की संख्या भले ही तय कर दी जाए कि भाई 10 प्रश्न रहेंगे, लेकिन उनको बिखेर दिया जाए। एक को शुरुआत में दे दे, एक को 5 प्रश्न के बाद डाल दे। तो ये मिक्स वाला भी जो प्रारूप है, इसका भी अभ्यास आपको होना चाहिए। फिलहाल यहाँ ऐसा नहीं है, तद्भव तत्सम के 10 प्रश्न आपको इकट्ठे दिखाई देंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं, बिना इधर उधर की बात किए। तत्सम शब्द आपको पहचानना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। गरम, नरक, तीर्थ और नरक। फिर से नरक आ गया, तो नरक आ गया 2 बार, उसको नहीं चुनना है। यहाँ हमें चाहिए तत्सम। तो तत्सम इसमें एकमात्र है, तीर्थ है ना। तीर्थ जो शब्द है ये तत्सम है। तद्भव क्या होता है? तीर्थ, कहते हैं तीर्थ करे गए हैं। इसके बाद दूसरे नंबर के प्रश्न को देखिएगा, अंगीठी। ये सब घिसे हुए प्रश्न हैं, आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें अग्निष्ठिका जो है, इसकी वर्तनी क्या होगी, शुद्ध वर्तनी भी देखनी पड़ेगी। तो इसमें से लिखने का जो सही तरीका है वो ये वाला है, अग्निष्ठिका। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। कौन सा तद्भव शब्द है? दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, सूरज। सूरज सूर्य होता है, पिछले कई टेस्ट में हमने देखा है। कौन सा तत्सम नहीं है बताइए? आंख, नयन, नेत्र और दृग।
आंख अक्षी होता है इसका, ऐसे अक्षी होता है इसका तत्सम। प्रश्न संख्या 5, तत्सम शब्द कौन सा है पहचानिए। जल्दी जल्दी इसको देख लीजिए क्योंकि इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। कान, जीभ, मुख और दांत। तो मुख जो है ये तत्सम शब्द है, मुंह इसका तद्भव होता है। बाकी कान का कर्ण होता है, जीभ का जिह्वा होता है, दांत का दंत होता है। इसके बाद आगे बढ़े, यहाँ देखिए 6वें प्रश्न को, तद्भव आपको तलाशना है। तो मधुप लिखा है, मधुकर लिखा है, अष्टाध्यायी लिखा है और गोसाई लिखा है। यहाँ तद्भव चाहिए तो गोसाई नहीं होगा, गोस्वामी हो जाएगा, है ना। गोस्वामी यहाँ पर होना चाहिए तत्सम, लेकिन चूंकि दिया नहीं है, तद्भव दे रखा है, तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। हमें इसमें से तद्भव ही छांटना था, बाकी सारे शब्द जो दिए हैं वो तत्सम है। अष्टाध्यायी ये क्या, 8 अध्यायों वाली पुस्तक। अब यहाँ देखें 7वें नंबर के प्रश्न को, सिंगार। सिंगार एक शब्द दिया है, कहते हैं ना बनाओ सिंगार कर रहे हैं, तो सिंगार शब्द दिया है और ये तद्भव है, तो देख के ही मालूम हो रहा है। अब आपको ये पहचानना होगा कि इसमें तत्सम कौन सा है। श्रृंगार, सिंगार, श्रृंगार, श्रृंगार कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें 2 तरह से श्रृंगार को लिखा है, एक तो ऐसे ये वाला और एक ऐसे। लिखने का जो सही तरीका है उसमें डी वाला सही है। श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, या तो आप ऐसे लिख दीजिए और नहीं तो आप एक काम करिए, ये जो तालव्य श होता है ना इसका इस्तेमाल कर लीजिए, ऐसे लिख दीजिए, ये भी ठीक है, दोनों सही है। लेकिन अगर गलती से आपने ऐसे लिख दिया ना तो ये काम यही बिगड़ जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा, ये गलत है। ये दोनों सही है, चाहे ऐसे दिखाई दे चाहे ऐसे दिखाई दे, दोनों को आप ठीक मानिए। तो इसमें ये वाला तो दिया नहीं है, ये वाला दिया है, तो हम डी को चुन लेते हैं। ठीक, तो 7वें का हमारा उत्तर डी हो जाएगा। इसके बाद 8वें नंबर के प्रश्न को देखिए, हल्दी का तत्सम रूप क्या है बताइए। ठीक, हरिद्रा जो मसाले हैं ना, गरम मसाले, उसमें ये नाम पूछे जाते हैं तद्भव तत्सम, जैसे काली मिर्च का है, जीरे का है, इसे पूछा जाता है। तो वैसे ही हल्दी का पूछ लिया। इसके बाद गेहूं का, गेहूं का तो आप जानते हैं कौन सा होगा बताइए। ठीक है, गोधूम। खंडहर का क्या होगा, खंडहर क्या है, ये आपका तद्भव शब्द है, इसका क्या हो जाएगा, खंड गृह, ऐसा गृह जो कि खंड खंड हो गया है, टुकड़े टुकड़े हो गया है। प्रश्न संख्या 11, अब यहाँ से विशेषण विशेष्य का जो सिस्टम है वो शुरू होता है, जो कि 20वें तक चलेगा, अनवरत। अब यहाँ कहा गया कि वह श्रेष्ठ उपासक है, वह श्रेष्ठ उपासक है। इसमें विशेष्य क्या है, विशेष्य कौन से शब्द होते हैं जिनकी विशेषता कोई विशेषण बता रहा होता है। तो ऐसा ही शब्द आपको खोजना है। अब इसमें पहले तो पहचानिए कि विशेषण कौन है। तो यहाँ पर विशेषण है श्रेष्ठ, जो कि गुणवाचक विशेषण है। और ये श्रेष्ठ शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, ये वह नाम के इस सर्वनाम की विशेषता नहीं बता रहा है, ये विशेषता बता रहा है इस उपासक की। तो यहाँ पर उपासक शब्द जो है वो विशेष्य है और इसीलिए हम सी को चुनेंगे। अगर पूछता कि विशेषण क्या है तो हम श्रेष्ठ को चुनते। इसके बाद 12वें नंबर के प्रश्न की ओर चलिए। यहाँ पर देखिए, भले और महान लोग उचित और संयमित बर्ताव करते हैं, इसमें कितने विशेषण हैं और कितने विशेष्य हैं बताइए। देखिए, तो देखिए, भला, महान, उचित और संयमित, ध्यान से इसको देखिएगा, भला, महान, उचित और संयमित, ये जो 4 आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 4 है विशेषण। और लोग और बर्ताव, लोग और बर्ताव, ये 2 इसमें विशेष्य हैं। तो 4 विशेषण 2 विशेष्य, 4 विशेषण 2 विशेष्य, डी वाला। आगे बढ़ते हैं। तो वाक्य में विशेषण विशेष्य ऐसे ही गिना जाता है। प्रश्न संख्या 13, यह लड़की अच्छी गायिका है। अब इसमें जो अच्छी शब्द है, अधिक नहीं, अच्छी शब्द जो है वो किसकी विशेषता बता रहा है, लड़की की विशेषता बता रहा है कि गायिका की विशेषता बता रहा है बताइए। तो ये अलग बात है कि लड़की ही गाना गा रही है तो वही गायिका है, लेकिन यहाँ जो डायरेक्ट हमें रिलेशन दिखाई दे रहा है, संबंध दिखाई दे रहा है, वो अच्छी शब्द का गायिका के साथ दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी अच्छी शब्द जो है वो गायिका की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर विशेष्य आपका गायिका हो जाएगा। फिलहाल विशेषता किसकी बता रहा है, सीधे यही पूछ लिया गया, तो गायिका की। इसके बाद 14वें नंबर के प्रश्न में चलिए, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। सही बात है, लेकिन यहां पर आपको यह बताना है कि विशेषण क्या है, सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक है कि परिमाणवाचक है। तो 14वें प्रश्न को आप देख पा रहे हैं और इसका सही जवाब इसमें से गुणवाचक हो जाएगा। विद्वान व्यक्ति जो है वो पूज्य होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो विशेषण है, पहले अच्छा इसमें एक चीज बताइए, इस वाक्य में विशेषण है क्या, मतलब कौन सा शब्द इसमें विशेषण है। विद्वान, पूज्य, व्यक्ति, क्या इसमें विशेषण है।
फिलहाल जो भी विशेषण है वो गुणवाचक होगा। अब आपका काम आसान हो गया है, गुणवाचक विशेषण आपको इसमें से खोजना है, और खोजना सिर्फ नहीं है बल्कि उसको कमेंट सेक्शन में बताना भी है, इसका जवाब देना है आपको, ये आपके लिए प्रश्न है। विशेषण पहचानना आना चाहिए। अब देखिए 15वें प्रश्न को, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? उत्कृष्ट, निकृष्ट, धृष्ट और विषाद। सही जवाब इसका विषाद हो जाएगा। विषाद जो है वो विशेष्य है, विशेषण नहीं। 16वें प्रश्न को देखिए, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? सज्जन, दुर्जन, सुकुमार और मानस। तो 16वां प्रश्न आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाएगा। सुकुमार शब्द जो है वो विशेषण नहीं है, बाकी जितने हैं वो आपके विशेषण है, सज्जन, दुर्जन और मानस। सुकुमार क्या है? ये विशेष्य शब्द है। प्रश्न संख्या 17, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? आगामी, शांत, काला और तुम। ध्यान से देखिए और बताइए। तो इसमें जो आप शब्द देख रहे हैं ना, तुम, 17वें का देखिए डी वाला, तुम जो है एक सर्वनाम है। ये अलग बात है कि कहीं अगर ये किसी की विशेषता बताने लगेगा तो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, लेकिन यहाँ ऐसा है नहीं, ये स्वतंत्र रूप से दिया हुआ है, तो ये स्वतंत्र अवस्था में सर्वनाम है, विशेषण तो नहीं है, तो इसी को हम चुन लेंगे, डी वाला काम। बाकी जितने हैं वो सभी के सभी गुणवाचक विशेषण। प्रश्न संख्या 18, यहाँ देखें, विशेष्य शब्द इसमें से कौन सा है? ललिता, सुंदर, लंबा और लघु। सुंदर, लंबा और लघु ये गुणवाचक विशेषण है, लेकिन ललिता शब्द जो है ये विशेष्य है। प्रश्न संख्या 19, विशेष्य पहचानिए। उमा, कालिमा, मधुरिमा, सभी। तो इसमें आप सभी को चुन लीजिए। देखिए जितने भी शब्द दिए हैं सभी के सभी संज्ञा है और स्त्रीलिंग है, तो ये विशेष्य का ही काम करेंगे। विशेषण का काम बहुत विशेष दशाओं में कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ विशेष्य सभी के सभी हैं। प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। विशेषण पद कौन सा है? पहचानिए। उपासना, उद्गार, आलोचना और पृथुल। पृथुल मतलब विस्तृत, तो विशेषण इसमें से पृथुल ही है। ठीक है, पृथुल जो है वो विशेषण है। बाकी जितने शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, उपासना, उद्गार और आलोचना, ये विशेष्य हैं अर्थात संज्ञाएं। अब यहाँ से पर्यायवाची आरंभ होता है। तो जीव का पर्यायवाची आपको बताना है। क्या होगा इसमें से? वचन होगा, ध्वनि होगा, जीव होगा, रसना होगा। रसना होगा, ठीक, रसना, रस लेने वाली जो है उसे रसना कहा जाता है, और वो कौन है? आपकी जीभ है। 22वें को देखते हैं। कौन सा अहि का पर्याय नहीं है? सीधे सीधे नहीं पूछा है, पर्याय का एक पर्याय पूछ लिया है, मतलब मूल शब्द न देकर एक पर्यायवाची शब्द ही आपको देकर उसी का पर्याय पूछा जा रहा है। तो ऐसे में काम थोड़ा टेढ़ा, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं। आप जानते हैं इसका मतलब। और बताइए, उरग होगा, सरीसृप होगा, पवनाश होगा, सिंदूर होगा, इसमें से कौन सा होगा? देखिए और बताइए। तो 22वां जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक, यहाँ आप ध्यान से अगर देखें तो उरग, सरीसृप और पवनाश ये सारे शब्द 22वें को देख रहे हैं, ये सारे शब्द जो है वो अहि के पर्याय होंगे, लेकिन सिंदूर शब्द जो है ये हाथी के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होता है। हालांकि सिंदूर के बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो यहाँ डी को हम नहीं चुनेंगे। डी वाला जो है ना, ये आपका किसी भी कंडीशन में अहि यानी सर्प का पर्यायवाची नहीं होगा। मूल रूप से ये हाथी का पर्याय होता है। प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। नैसर्गिक का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है? सत्कृत, चमत्कृत, प्राकृतिक, चतुर्दिक। नैसर्गिक यानी कुदरती और कुदरती यानी प्राकृतिक। ठीक। प्रश्न संख्या 24, कौन सा हाथ का पर्यायवाची नहीं है? कटी, वर्त्म, अड़ी, तीनों ही नहीं है। 24 करेक्ट आंसर डी होगा, तीनों ही नहीं है। तीनों अलग अलग शब्द हैं, तीनों का अपना अपना अर्थ है। ठीक, मतलब अड़ी का मतलब क्या होता है? नोक होता है। कटी मतलब कमर होता है, आप जानते ही हैं। और वर्त्म मतलब होता है, ये जो वर्त्म शब्द आप देख रहे हैं इसका मतलब होता है बाट, बाट जोह रहे थे यानी रास्ता। प्रश्न संख्या 25, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं है बताइए? मरीचिमाली, द्वैमातुर, पतंग और तरणी। तो इसमें से द्वैमातुर शब्द जो है ये भगवान गणेश का पर्यायवाची है, बाकी जो है वो आदित्य नारायण के पर्यायवाची हैं। यानी मरीचिमाली, मरीचि मतलब किरण होता है, माली मतलब उनका पोषण करने वाले, तो किरण को उत्पन्न करने वाले कौन है? भगवान भास्कर है, तो मरीचिमाली उनको कहा जाता है। पतंग भी कहा जाता है, पतंग शब्द बहुअर्थी शब्द है, तो पतंग भी सूर्य के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। हंस भी जो है वो सूर्य के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। और तरणी भी कहा जाता है। तरणी तनुजा, तट तमाल, तरुअर बहु छाए। तरणी तनुजा यानी सूर्य की पुत्री के तट पर, सूर्य की पुत्री अर्थात यमुना के तट पर तरुअर बहुत सारे जो हैं वो छायादार खड़े हुए हैं। ये कविता है, अनुप्रास के उदाहरण में आप अक्सर पढ़ते हैं। लेकिन तरणी शब्द का मतलब होता है सूर्य। अब यहाँ मात्रा का दोष जरा सा हो जाए, अगर ये अड़ पे छोटी की मात्रा है तब तो सूर्य होगा, जैसा यहाँ दिया है।
अगर यहीं पर अण पे बड़ी की मात्रा हो जाए, तरणी लिख दिया जाए, तो वो नाव का पर्याय हो जाएगा, वो सूर्य का नहीं होगा। लेकिन ऐसा यहाँ है नहीं, तो हम बी को चुनेंगे, द्वैमातुर, दो माताओं वाला। अर्थात यहाँ द्वैमातुर किसका पर्याय है? भगवान गणेश का है। चलते हैं आगे। ठीक, इसमें देख लिया आपने। प्रश्न संख्या 26 की ओर चलते हैं। यहाँ चांदनी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो ज्योत्सना लिखा है, कौमुदी लिखा है, राका लिखा है और शीतवल्लरी लिखा है। 26 को देखिए और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। डी हो जाएगा, राका। राका जो है ये चांदनी से संबंधित शब्द अवश्य ही है, लेकिन ये चांदनी का सामान्य पर्यायवाची नहीं है। राका असल में किसको कहते हैं? ये पूर्णिमा की रात्रि को कहते हैं। अब ये अलग बात है कि चांदनी उस समय एकदम अपनी पूर्ण छटा में होती है, लेकिन ये पूर्णिमा की रात्रि के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। यहाँ 27 को देखें, सरस्वती का पर्याय कौन सा नहीं है। तो माता सरस्वती का इसमें कौन सा पर्याय नहीं होगा? इला लिखा है, सिंधुजा लिखा हुआ है, यहाँ जा होगा, और ब्रह्मवादिनी लिखा है, भारती लिखा है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? देखिए इसमें जो शब्द है सिंधुजा, सिंधुजा अर्थात सिंधु से जन्मी अर्थात माता लक्ष्मी, तो ये सरस्वती जी का पर्याय नहीं है। बाकी सारे शब्द माता सरस्वती के लिए इस्तेमाल होते हैं। हालांकि इला शब्द जो है ये धरती को भी कहा जाता है, मतलब इला जो संबोधन है कभी कभी धरती के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये सरस्वती का भी पर्याय है। ठीक, तो बाकी जितने हैं वो सभी हैं, बी नहीं होगा। प्रश्न संख्या 28 को देखते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ नीचे दिया हुआ है। तो जनार्दन का पर्याय, मतलब जनार्दन शब्द किसका पर्याय है? तो अब जनार्दन में लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये भगवान कृष्ण का पर्यायवाची होगा कि भगवान विष्णु का पर्याय होगा। तो अब यहाँ पर दोनों दे रखा है, इसीलिए देखिए और बताइए। जनार्दन, तो जनार्दन शब्द जो है ना, ध्यान से देखें, ये भगवान कृष्ण का पर्याय है, विष्णु जी का नहीं है। ये ठीक बात है कि भगवान विष्णु के ही दोनों अवतार हैं, रामावतार, कृष्ण अवतार, लेकिन लोग करते क्या है, अपने यहाँ बड़ी समस्या है, एक पर्यायवाची को दूसरे के साथ ऐसा मिक्स करते हैं कि वो फिर किताबों में भी छप जाता है। तो भगवान कृष्ण के पर्यायवाची और विष्णु जी के पर्यायवाची को लोग एक में मिक्स कर देते हैं, तो ये एक समस्या हो जाती है। लेकिन ऐसा यहाँ है नहीं। घनश्याम और जनार्दन, ये दो शब्द जो हैं ये भगवान कृष्ण के विशुद्ध पर्याय है, ये भगवान विष्णु के पर्याय नहीं है। तो इसीलिए हम इसमें से चुनेंगे किसको? घनश्याम। घनश्याम किसको कहते हैं? भगवान कृष्ण को कहते हैं। बाकी रघुनंदन आप जानते ही है भगवान राम का है। नारायण जो है ये भगवान विष्णु का खुद का पर्याय है। अब ये भगवान कृष्ण का पर्याय नहीं हो सकता है। ठीक है, नारायण का मतलब क्या? जिनका निवास स्थान, जिनका जो अयन है या निवास का स्थल है वो पानी के अंदर। तो पानी के अंदर भगवान कृष्ण नहीं रहते हैं, पानी के अंदर कौन रहता है? भगवान विष्णु रहते हैं। तो इसमें से हम किसको चुनेंगे? बी को चुनेंगे। जनार्दन का पर्याय जो है वो घनश्याम। इसके बाद 29 को देखते हैं, कौन सा समुद्र का पर्याय नहीं है बताइए? पयोधि, अर्णव, वारिद और पारावार। तो ध्यान से अगर देखा जाए तो वारिद शब्द जो है ना, वारी मतलब होता है पानी और द मतलब दाता अर्थात देने वाला। तो पानी को देने वाला बादल होता है, समुद्र नहीं। ये ठीक है कि बादल के बनने का स्रोत जो है वो समुद्र ही है, लेकिन यहाँ ज्योग्राफी नहीं पढ़ाएंगे ना, यहाँ हिंदी के लॉजिक से देखेंगे तो सीधा सीधा यहाँ लॉजिक चलता है, यहाँ गहराई से नहीं विश्लेषण होता है। तो वारिद शब्द जो है ये बादल का पर्याय है, ये समुद्र का नहीं है। अगर यहीं पर वारिद लिखा होता ना तब ये समुद्र का पर्याय हो जाता कि वारी को धारण करने वाला, पानी को धारण करने वाला। ऐसा नहीं दिया है तो सी को चुनते हैं। 30वें को देखते हैं भाई, यहाँ आ जाइए। इसमें कहा गया कि शिव का पर्याय है। भगवान शिव का पर्याय इसमें से कौन सा होगा? मनमय होगा, मनमय नहीं, वहां पे मनमत है। ठीक, विबुध होगा, पिनाकी होगा, सशंक होगा, क्या होगा? शशांक होगा। देखिए तो 30वां आप देख रहे हैं, इसमें से भगवान शिव का पर्याय क्या होगा? पिनाकी हो जाएगा। भगवान शिव के धनुष का नाम था पिनाक। पिनाक पर वो एक तीर का संधान करते थे और बहुत सारे निशाने उसी से साध लेते थे। जब 3 पुर दानवों ने बसा लिए, सैटेलाइट जो कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते थे, स्वर्णपुर, रजतपुर और कांस्यपुर, और वहाँ से दानव अपना अत्याचार फैला रहे थे पृथ्वी पर, मतलब वहाँ छिप जाते थे, फिर उसके बाद जब मन होता था पृथ्वी पर जाकर आतंक लूटपाट करते थे। तो जब तीनों पुर पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए, यानी तीनों सैटेलाइट एक सीध में आते हैं, एक साथ उन्हें सीध में भगवान शिव देखते हैं, तो धनुष का संधान करते हैं, उस पिनाक पे तीर चढ़ाते हैं और तीर मार देते हैं। तो तीनों पुर जो है वो एक झटके में नष्ट हो जाते हैं। मतलब तीनों को अलग अलग नहीं करना होता है, एक साथ नष्ट करना होता है, यही उसकी शर्त रहती है ब्रह्मा जी के वरदान के हिसाब से। तो तीनों पुरों का इन्होंने नाश किया था, इसलिए इन्हें त्रिपुरारी कहा जाता है। बाकी पिनाकी कहा जाता है, पिनाक को धारण करने वाले। अब पिनाक की ही बहुत सारी प्रतिलिपियां आप देखते हैं, जैसे शिव धनुष का आप जिक्र कई जगह देखते हैं, मतलब रामलीला में भी देखते हैं, कृष्ण लीला में भी देखते हैं। भगवान राम का जब पूरा आप वर्णन देखते हैं तो उसमें
सीता जी के स्वयंवर में शिव धनुष का वर्णन देखते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि भगवान कृष्ण का जब अवतार हुआ था तो उस समय कंस के पास एक शिव धनुष था, है ना। तो ये शिव धनुष जो है ये पिनाक की ही प्रतिलिपियां थी असल में। फिलहाल पिनाकी कहा जाता है। विबुध किसको कहते हैं? देवता को कहते हैं। मनमथ कहते हैं कामदेव को, और शशांक कहते हैं चंद्रमा को। प्रश्न संख्या 31, अज्ञ का विलोम नहीं है, कौन सा नहीं है बताइए? प्रबुद्ध, अनभिज्ञ, अभिज्ञ और प्रज्ञ। तो अज्ञ का विलोम अनभिज्ञ नहीं होगा। अनभिज्ञ का मतलब अज्ञ के ही लगभग करीब में है, यानी जिसके पास जानकारी ना हो। हालांकि विषय विशेष की जानकारी नहीं है तो अनभिज्ञ है, कुछ नहीं जानता है तो अज्ञ है, लेकिन न जानने वाला कुल मिलाकर, ठीक। तो ये विलोम नहीं है। इसके बाद अभिज्ञ, अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? तो अज्ञ होगा, तज्ञ होगा, प्रज्ञ होगा, चतुर होगा, तो इसमें से अज्ञ होगा, है ना। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? अब ऐसे वाले जो है इसको गलत मत करिएगा, ये तो आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं। संकीर्ण का क्या होगा? संकीर्ण मतलब सकरा, तो इसका क्या होना चाहिए? सही सही बताइए। इसमें कई तरह से दिया हुआ है, संक्षेप दिया है, विस्तार दिया है, विकीर्ण दिया है, विस्तीर्ण दिया है। तो 34 को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाएगा, विकीर्ण, ठीक है। विकीर्ण मतलब बिखरा हुआ। 35 को देखिए, अनुरक्ति का विलोम आपको बताना है, क्या होना चाहिए? तो अनुरक्ति का विलोम हो जाएगा विरक्ति, सामान्य सी बात है, इसमें कोई समस्या नहीं। प्रश्न संख्या 36, सापेक्ष का विलोम बताइए। तो सापेक्ष का होता है निरपेक्ष। ये सब सीधे हैं, इसमें ज़्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं है। विग्रह का क्या होता है, जल्दी से बताइएगा। विग्रह का क्या विलोम होता है बताइए? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? संधि हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। हालांकि आग्रह शब्द को भी विग्रह के विलोम के तौर पे देखा जाता है, तो दोनों ही शब्द हैं। अब इसमें से दोनों आपको एक साथ विकल्प में नहीं मिलेंगे, कोई एक मिलेगा, उसको चुन लीजिएगा। आग्रह भी गलत नहीं है, ठीक, और बाकी दोनों बेकार हैं। इसमें जो अविग्रह दिया हुआ है और समास दिया है उसको हटा दीजिए, ठीक। आग्रह भी हो सकता है, संधि भी हो सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं। मतलब संधि का तात्पर्य होता है जोड़ना, विग्रह मतलब होता है तोड़ना, और आग्रह मतलब होता है किसी चीज का आपसे निवेदन किया गया, और विग्रह मतलब है विच्छेद किया गया। तो दोनों ही परिस्थितियों में ये दोनों का विलोम हो सकता है। फिलहाल 38 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 में कहा गया कि कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो यहाँ पर देखें, अपेक्षा का उपेक्षा दिया है, अग्रज का अनुज दिया है, उन्नत का अवगत दिया हुआ है, और आदान का प्रदान दिया है। इसमें से गलत कहाँ पर? तो गलती है आपके सी वाले में, साफ दिखाई दे रहा है। उन्नत का अवगत नहीं होता है, अवनत होता है ना, जानते हैं आप। तो बस यही गलती है इसमें, इसको बाहर कर दीजिए। 39 को देखते हैं। यथार्थ का विलोम क्या होगा? तो यथार्थ यानी वास्तविक चीज। अब इसका क्या होना चाहिए? आदर्श। आदर्श एक ऐसी परिकल्पना होती है जो कि सिर्फ हमारी काल्पनिक दुनिया में ही रह सकती है, असलियत में इसका कोई अस्तित्व नहीं होता। मतलब आइडियल जैसी कोई चीज संसार में नहीं है। आदर्श के करीब हो सकता है, आदर्श कोई नहीं हो सकता। मतलब 100% एकदम परफेक्ट नहीं हो सकता, कहने का मतलब। तो ये कल्पना होती है, और इसी का उल्टा होता है यथार्थ। तो कल्पना का भी या कल्पित का भी यथार्थ सही है, और आदर्श का भी यथार्थ विलोम ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 40, साधु का विलोम क्या होगा? असाधु होगा कि दुर्जन होगा? 40 को देख रहे हैं, सही जवाब इसका हो जाएगा सी वाला, दोनों। प्रश्न संख्या 41 को देखते हैं। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? लंगड़ा, बुझक्कड़, कोणार्क और भुक्खड़। 41, और करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। भुक्खड़ नहीं होता है, भुक्खड़ होता है। मतलब क आधा रहेगा और उसके बाद ऐसे ख रहेगा, इस तरीके से। ये देखिए, कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 42, यहाँ अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको चुनना है। निरनुनासिक लिखा है, छिद्रान्वेषी लिखा है, गत्यर्थ लिखा है, और अंतश्चेतना लिखा हुआ है। इसमें से गलती कहाँ पर है? तो गलती इसके देखिए बी वाले में। छिद्रान्वेषी जो लिखा है ना, यहाँ अंत में जो ये तालव्य श लिख दिया है, इसकी जगह पे होना चाहिए मूर्धन्य श, कुछ इस प्रकार से, ठीक। ये नहीं लिखा है, इस वजह से गड़बड़ हो गया। प्रश्न संख्या 43, यहाँ शुद्धिकरण वाला फिर से आ गया। यहाँ वाक्य दिया हुआ है, इसमें से कौन सा शुद्ध है आपको देखना है। आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है, आपको भूमि, भवन, वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी। यह समाचार देश भर में तुरंत फैल गया, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का न रहूंगा। अब बताइए, तो इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य है, ये आपको पहचानना है। देखिए और बताइए। तो अब इसमें 43 को अगर आप ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो इसका जो डी वाला है वही इसमें एकमात्र है सही, बाकी जितने हैं सब में कुछ न कुछ गड़बड़, ठीक। तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, ये सही दिया हुआ है, मतलब लिखने का तरीका ठीक है।
बाकी जितने हैं आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है जो लिखा हुआ है, उसमें आप लिखेंगे कि आपका शासकीय कार्य प्रसिद्ध है, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपका शासकीय कार्य विख्यात है। लेकिन शासन संबंधी कार्य मतलब इतना फैलाने की क्या आवश्यकता है। और दूसरी बात, विख्यातपूर्ण कोई शब्द ही नहीं होता है, तो ये गलत था पहला। उसके बाद आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी, तो आपको भूमि भवन वाहन के अभिनव सुख की प्राप्ति होगी, यहाँ का की जगह पर के होना चाहिए। यह समाचार देश भर में तुरंत फैल गया, सीधी बात है, यह समाचार देश में तुरंत फैल गया, देश भर में तुरंत फैल गया, फिर यहाँ भर लगाने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो बाकी वाक्यों को हमने शुद्ध किया, लेकिन डी वाला पहले से सही था और वही हमें चुनना था। प्रश्न संख्या 44, यहाँ शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है उसको आपको चुनना है। बताइए 44 को अगर ध्यान से देख रहे हैं तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। मनः कामना जो लिखा है वो ठीक लिखा है, बाकी जितने हैं गड़बड़ हैं। जाज्वल्यमान कैसे लिखते हैं, जाज्वल्यमान में ऐसे लिखा जाता है, एक सेकेंड रुक जाइए, ये देखिए जाज्वल्यमान जो है इसमें कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर कैसे लिखा है, ये पूरा ज लिख दिया है जिससे काम बिगड़ गया है। विद्युत ज्योति में क्या होता है, तो विद्युत ज्योति में कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, मतलब ये जो ज है ना ये कुछ इस प्रकार से रहता है, 2 बार आधा ज रहेगा, उसके बाद यहीं से ज्योति ऐसे बना देंगे, काम हो जाएगा। और रासव जो आप देख रहे हैं ये कुछ ज़्यादा बड़ा बड़ा लिख दिया है। रासव जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये मूर्धन्य श का इस्तेमाल नहीं होता है, सामान्य दंत्य स होता है, यहाँ पर ये स का गलत प्रयोग किया है। तो बाकी सारे गलत हैं, सिर्फ मनः कामना ठीक लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या 45 को देखिए, यहाँ शुद्ध वर्तनी किसकी। अब इसमें अगर देखा जाए तो कवित्री जो लिखा हुआ है ये ठीक लिखा है, बाकी सारे शब्द गलत हैं। मतलब कौशल्या ऐसे नहीं लिखा जाता है, यहाँ तालव्य श होता है। कुच्छी नहीं होता है, कुक्षी होता है, यहाँ क्षत्रिय वाला क्ष रहेगा। और तेतिल नहीं होता है, तैतिल होता है, तितली के समान चंचल, ठीक। तो ए को चुना। प्रश्न संख्या 46, इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको ढूंढना है। शुश्रूषा लिखा है, शुश्रूषा मतलब इसी को कई प्रकार से लिखा हुआ है, आप बताइए इसमें सही तरीका क्या है। तो ये तो आप भी जानते हैं कि इसका बी वाला सही होगा। शुश्रूषा होता है, तालव्य श पहले रहेगा, उसके बाद श रहेगा, उस पर बड़े ऊ की मात्रा और अंत में मूर्धन्य श। प्रश्न संख्या 47, यहाँ देखिए ईर्ष्या को कैसे लिखेंगे, अब ये तो आप जानते ही हैं, इसमें कोई फंसने की बात नहीं है। हाँ 48 को देखें, उल्लंघन लिखा है, मौली लिखा है, कैलाश लिखा है, वत्सल लिखा है, इसमें गलत वर्तनी किसकी। देखने में तो सभी सही लग रहा है लेकिन सभी नहीं सही है। कैलाश जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पर कैलाश नहीं बल्कि कैलाश स होता है। ये जो तालव्य श आप बड़ा श देख रहे हैं ना, इसकी जगह पे दंत्य स अर्थात छोटा सा लगाएंगे। कैलाश होता है, कैलाश होता है, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 49, शुद्ध रूप क्या है इसमें से बताइए। दुर्निवार को अलग अलग ढंग से लिखा गया है, कैसे हम लोग लिखेंगे ताकि सही हो जाए। तो हम लोग लिखेंगे कुछ डी वाले के तरीके से, दुर्निवार ऐसे, जिसका निवारण करना कठिन हो, ऐसी चीज। और अंतिम प्रश्न देखते हैं वाक्य वर्तनी का। इसमें एक ब्लैंक स्पेस यानी खाली स्थान दिया हुआ है, उसको आपको भरना होगा एक शुद्ध शब्द के साथ, उचित शब्द के साथ। सही शब्द का अगर आप नहीं चयन करते हैं तो भी वाक्य में त्रुटि उत्पन्न होती है। तो कहा गया डाकुओं का, और आगे खाली स्थान है, गांव में घुस गया। अब डाकुओं का दल गांव में घुस गया, डाकुओं का जत्था गांव में घुस गया, काफिला गांव में घुस गया, बेड़ा गांव में घुस गया। क्या ये सब समूह के ही पर्याय हैं, जितने हैं सब समूह के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अलग अलग चीजों का समूह। तो इसमें से हम डाकुओं के लिए कौन से समूह के शब्द का इस्तेमाल करेंगे। करेक्ट आंसर दल हो जाएगा। डाकुओं का दल गांव में घुस गया, ना तो इसमें बेड़ा लगाएंगे, ना जत्था लगाएंगे, ना काफिला लगाएंगे। प्रश्न संख्या 51 की ओर चलते हैं, मतलब उपयुक्तता की यहाँ कुल मिलाकर बात। प्रश्न संख्या 51, अब यहाँ से वाक्यांश 60वें तक चलता रहेगा। तो हाथी के समान केश विहीन मस्तक वाला खलवाट व्यक्ति, खलवाट अर्थात गंजा, केश विहीन है तो गंजा ही होगा। अब आपको ये बताना है कि इसके लिए शब्द क्या मतलब क्या चुनना चाहिए। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। कई शब्द दिए, बर्बरीक है, बारूण है, बिकल है, बाहुबली। करेक्ट आंसर बर्बरीक हो जाएगा। बर्बरीक ये घटोत्कच के पुत्र का नाम था, ठीक है। और दोस्तों यहाँ थोड़ा सा संशोधन कर लीजिए, ये जो वाक्यांश है ना, यहाँ थोड़ा सा आप करेक्शन करके इसके जो विकल्प है उनमें एक परिवर्तन कर लीजिए। बर्बरीक की जगह घटोत्कच लगा लीजिए। यहाँ घटोत्कच की चर्चा हुई तो अच्छा हुआ याद आया। हाथी के समान केशविहीन मस्तक की तरह खलवाट जो व्यक्ति है अर्थात गंजा है, उसको घटोत्कच कहा जाएगा। मतलब जैसे चिकना घड़ा नहीं होता है, वैसे ही हाथी का ऊपर का मस्तक होता है, उस पर बाल नहीं होते हैं, रोए होते हैं बहुत बारीक, लेकिन बाल से विहीन होता है। तो ऐसा गंजे सिर वाला जो व्यक्ति था वो घटोत्कच था, उसके सिर पर बाल नहीं थे।
तो भीम ने इसीलिए उसका नाम देख के रख दिया घटोत्कच। तो यहाँ घटोत्कच शब्द होना चाहिए, जो कि हमारा सही उत्तर होगा। इस वाक्यांश के लिए यही घटोत्कच जो शब्द है ये सही है। और सिंह के अयाल के समान घुघराले झब्बेदार बालों वाला जो व्यक्ति है उसको बर्बरीक कहा जाएगा। बर्बरीक घटोत्कच का पुत्र था, उसके बाल बहुत ही झब्बेदार, मतलब शेर के अयाल के समान घने थे। और महाभारत की पूरी जो गाथा है उसको वो साक्षात देख रहा था, और वो किसी भी पक्ष के साथ अन्याय नहीं होने देना चाह रहा था, और साथ में वो ये चाहता था कि उसका वध भगवान के हाथों हो, मतलब भगवान का दर्शन वो चाहता था। तो इसलिए अंत में वो अन्याय का पक्ष धारण करता है ताकि भगवान उसे तत्काल दर्शन दें और उसका वध करें। तो यहाँ पर आप बर्बरीक के स्थान पर घटोत्कच समझे। बाकी आप चलते हैं आगे। तो 52वें प्रश्न को देखिएगा, यहाँ पर कहा गया मध्य रात्रि का समय। मध्य रात्रि के समय को क्या कहा जाता है? शर्वरी कहा जाता है, यामा कहा जाता है, निशीथ कहा जाता है, विभावरी कहा जाता है, क्या कहते हैं? तो रात्रि काल के लिए अलग अलग संबोधन है, रात्रि के विभिन्न पहरों के लिए। लेकिन 52वें प्रश्न का जो सही जवाब है इसमें से वो आपका सी हो जाएगा, निशीथ कहा जाता है। मध्य रात्रि का जो एकदम मध्यकाल होता है उसको निशीथ कहते हैं। प्रश्न संख्या 53 यहाँ देखें, इसमें कहा गया जिसके पास कुछ न हो उसको क्या कहेंगे? अभावग्रस्त कहेंगे, अकिंचन कहेंगे, अनिमेष कहेंगे, अनिकेत कहेंगे, क्या कहा जाएगा? तो 53वां आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें से बी हो जाएगा, अकिंचन कहा जाता है। अकिंचन कहा जाता है, यहाँ पे आ लिखा हुआ है उसको आप अ समझिएगा, अकिंचन जिसके पास कुछ ना हो, ठीक है। अनिकेत अर्थात जिसका कि कोई घर बार ना हो, तो ये भगवान के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है, मतलब उनका घर कहीं नहीं है अर्थात सब जगह है। इसके बाद 54वें को देखते हैं, जिसका कोई भौतिक आवास, अभी देखिए चर्चा हुई तो आ गया, जिसका कोई भौतिक आवास न हो अर्थात कोई सामने जो साक्षात दिखने वाला भौतिक चीजों से बना हुआ कोई घर बार न हो, उसको क्या कहा जाएगा? अर्णव कहेंगे, बेघर कहेंगे, अनिकेत कहेंगे, अखिलेश कहेंगे। तो भौतिक आवास नहीं है तो अगर सामान्य समझ के हिसाब से देखा जाए तो बेघर भी कह सकते हैं, यानी घर ही नहीं है तो बेघर है। लेकिन एक अच्छा शब्द उसके लिए पहले से निर्धारित है तो उसी को चुनेंगे, और इसीलिए 54वां जो है इसका सही जवाब इसमें से सी हो जाएगा, अनिकेत, जिसका कि कोई निकेत नहीं है। 55 को देखिए, जिसे माता ने पेट पर रस्सी बांध कर रोका हो, तो इसको क्या कहा जाएगा? माता ने पेट पर रस्सी बांधी, इसका क्या मतलब है? तो माता ने क्या किया, माखन चोरी का इल्जाम लगा हुआ था और माता ने दंड दिया, ओखली के साथ इन्हें कस के बांध दिया, और रस्सी जब बांधना शुरू किया तो पेट पर ले आकर रस्सी की गांठ लगानी थी, अब वहां पर रस्सी छोटी पड़ जाती थी। तो ये कौन से भगवान थे? ये थे भगवान कृष्ण, और इन्हें कहा जाता है इसीलिए दामोदर। दाम मतलब होता है रस्सी और उदर मतलब पेट। इसके बाद प्रश्न संख्या 56 को देखिएगा, हवन में जलने वाली लकड़ी, काष्ठकी, समिधा, आहुति, वनकाष्ठ, क्या कहा जाएगा? तो हवन में जलने वाली जो लकड़ी होती है उसको कहा जाता है समिधा, ठीक, समिधा कहा जाता है। और 57 को देखते हैं, कानीन शब्द का सही अर्थ क्या है बताइए? कानीन का सही अर्थ क्या है? कन्या से उत्पन्न, ठीक, कन्या से उत्पन्न जो पुत्र होता है उसको कानीन कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 58, पेट की आग, इसको क्या कहेंगे? अभी जो तमाम तरह की अग्नियां हैं उनका वर्णन पीछे देखा था, पिछले टेस्ट में हमने व्याख्या की थी, अब यहाँ वही चीज़ फिर से रिपीट कर रही है, तो इसमें आपका गलत नहीं होना चाहिए। पेट की आग को क्या कहा जाता है? जठराग्नि कहा जाता है, ठीक। और अगर अपच की शिकायत हो गई है तो ऐसी स्थिति में आप कहेंगे कि अजीर्ण हो गया है। और मंदाग्नि यानी भूख कम लग रही है। बाकी दावाग्नि जो है ये जंगल की आग को कहा जाता है। फिलहाल हमारा जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 को देखते हैं, समुद्र के मध्य जलती ज्वाला, क्या कहा जाएगा इसको? तो इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होगा वो है सुवाडवाग्नि, सुवाडवाग्नि, ठीक है, समुद्र के बीच में जलने वाली ज्वाला। प्रश्न संख्या 60वां और अंतिम, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं नेपथ्य, ठीक है। यहां तक हमने इस मॉक टेस्ट को कंप्लीट किया है। इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।